So sexual reproduction in flowering plants. What do you exactly mean by that? Sexual reproduction in flowering plants. What exactly are flowering plants? So not very long ago, जब हमने start किया था with the botany syllabus, when we kick started the botany syllabus, the first ever chapter that we discussed was plant kingdom, right? प्लांट किंगडम जब हमने पढ़ा था तो वी बेसिकली स्टडी बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. मैंने आपको बताया था कैसे आपको आसपास अपने जो प्लांट्स नजर आते हैं, द मॉडर्न डे प्लांट्स दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ, इट डिडंट स्टार्ट ऑफ लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि आज जो आपको अपने बगल में आम का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ नजर आ रहा है, जब अर्थ आई थी या फिर सबसे पहले अर्थ पे जब प्लांट्स आए थे, दे लुक लाइक दिस. नो, दे लुक्ड वेरी वेरी डिफरेंट. एंड एंड टुडे वी नो हाउ इट स्टार्टेड ऑफ. सबसे पहले एल्गी आए, देन एल्गी इवॉल्वड इनटू ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से इवॉल्व हुए जिम्नोस्पर्म, देन टुडे वी हैव द मॉडर्न डे एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. अगर अब आप देखो, जैसे नाउ दैट वी आर डन विद द एंटायर ज़ूलॉजी सिलेबस, हमने देखा हाउ एंटायर ज़ूलॉजी मेजरली डील्स विद ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज human beings are the most successful species in animal kingdom. In the same way, if you talk about plants, who are the most successful? Angiosperms, also known as flowering plants. अब उनके हम sexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे, which is the first chapter of class 12 biology, right? So let's discuss that. All right. So angiosperms is going to be a topic of discussion. अब पहली बात आती है, let's break it word by word. Sexual reproduction in flowering plants की जब मैं बात करती हूँ, तो देखो, flower basically, how are angiosperms, if I turn the pages a little bit back, how are angiosperms different from all the other groups, and how they became the most successful? Of course, अगर आप, for example, let's say अगर आप बाकियों की comparison में, let's say if you are the most successful among your peers, you did something different, आपने कुछ तो ऐसा अलग किया होगा कि आप सबसे आगे हो. ठीक है. And वही evolution जो lead angiosperms ने ली was the development of a special reproductive structure called flower. इन सबके पास रिप्रोडक्शन के लिए ऐसे कोई एक अलग से स्ट्रक्चर नहीं था, बट एंजियोस्पर्म्स दे टुक द लीप इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, और इन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर डेवलप किया, व्हिच इज फ्लावर. ठीक है. व्हिच इज व्हाई दे कॉल्ड इट फ्लावरिंग प्लांट्स. एग्जैक्टली फ्लावर आता कैसे? सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से सबसे पहले दिस फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरल प्राइमोरियम. सो आई विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ द फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट है. सो आई विल टेल यू हाउ इट एक्चुअली बिगिंस. These are the parts of the flower. One second, give me a blank slide. Okay, just give me a moment. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कुड लेट मी ड्रॉ इट एंड एक्चुअली टेल यू. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हमारे पास ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, ठीक है. स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? स्टेम में हमारे पास कुछ रीजन होते हैं कॉल्ड एज नोड्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज इंटरनोड. अब क्या होता है ना, जब प्लांट्स एक्चुअली अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है, सो दिस प्राइमरी ग्रोथ एंड देन यू एक्चुअली एंटर द रिप्रोडक्टिव स्टेज. तो प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करता है ना, तो ये जो नोड्स होती हैं, नोड्स के बीच में जो इंटरनोड. अब देखो, nodes basically, these are those specific points on a stem from where any other organ or leaf arises, right? Leaf arises from the nodes of stem, because actually nodal regions पे ना ये जो axil होता है, वहाँ पे axillary buds वगैरह होती हैं. So they give rise to different plants. अगर एक नई branch मान लो arise करनी है, so it will arise from these nodal regions. So usually क्या होता है ना, जैसे प्लांट अपने reproductive stage में enter करता है, जो nodes होती है ना, these nodes kind of get compressed. ये जो नोड्स होती है कंप्रेस होती है, और इन पे जितनी भी लीव्स होती है ना, दे गेट कन्वर्टेड टू द फ्लोरल अपेंडेजेस. सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये आपका एक स्टेम है, एंड दीज आर द नोड्स ऑन द स्टेम, लेट्स से दीज आर द नोड्स ऑन द स्टेम. ठीक है. एंड लेट्स से दीज नोड्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लीव्स. लेट्स से यहाँ पे लीव्स ग्रो कर रही है, ठीक है. दीज आर द लीव्स व्हिच आर ग्रोइंग. अब जैसे ये प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करता है, क्या होता है, तो ये जो नोड में पहली बात है, नोड्स कंप्रेस होती हैं. उसके बाद ये जो लीव्स हैं, ये दीज लीव्स काइंड ऑफ एक्चुअली गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल ऑर्गन. जैसे ये वाली लीफ फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सेपल में. ठीक है. ये वाली लीफ लेट्स से आप कन्वर्ट हो जाएगी पेटल में. ये वाली लीफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एंथर में. ये वाली लीफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लेट्स से आपकी पिस्टिल में. सो दैट हैपेंस, एंड देन दे ऑल गेट कंप्रेस्ड ऑल टुगेदर. ये देखो, ऐसे ना एक कंप्रेशन सा होता है. देखो, इफ आई कुड शो इट टू यू विजुअली, ये ना ऐसे कंप्रेस होती जाती है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट you get the gist of it. ये ऐसे कंप्रेस हो जाती है, दे काइंड ऑफ गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लावर. ठीक है. तो दिस इज प्रीटी मच हाउ इट प्रोग्रेसेस. तो आई होप यू गॉट द बेसिक ओवरव्यू. अब मैं अगर बात करूँ अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर के. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो वी स्टार्ट ऑफ विद द आउटर मोस्ट वॉल. दिस व्हाट यू सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन इज बेसिकली साइना रोज और हिबिस्कस. ठीक है. हिबिस्कस कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? लव टू नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. ठीक है. अब बिकॉज वी आर डन विद मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. अब देखो, मुझे बताओ, देखो सबसे बाहर आपको जो नजर आ रहा है, ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट यू सी, these are the leafy sepals. ये जो leaf like structures आपको नजर आ रहे हैं, these are the sepals. और जब अब मैं बात करती हूँ वर्ल्ड के, बच्चे ना वर्ल्ड से बहुत कंफ्यूज है. आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मेनी से सीन इट, वर्लपूल वाला है, वर्लपूल. आई नो इट साउंड समथिंग लाइक दैट, राइट. वो वॉशिंग मशीन वर्लपूल वाला आ रहा था.
तो जो वर्ल्ड का एक्चुअली में ना इंग्लिश में अगर आप एक्चुअल मतलब देखोगे, वर्ल्ड मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट। वर्ल्ड एक्चुअली मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, राइट? सो देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट अब यूजुअली क्या होता है, फ्लावर फ्लावर में जो भी एक्चुअली के पार्ट होते हैं, दे सेल्डम अराइज सॉलिटरी, मतलब शायद ही ऐसा कभी होता है कि कोई फ्लावर का एक मतलब पार्ट अकेला है, ठीक है? दे ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रुप्स, राइट? तो ऐसा नहीं है कि प्लांट में ना आपके जो सेपल है एक इकलौता सेपल दिखेगा। सेपल विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ग्रुप्स, देयर विल ऑलवेज बी ग्रुप्स ऑफ सेपल्स। और ये जो ग्रुप्स ऑफ सेपल है ना, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है? ये जो ग्रुप है सेपल्स का, ये एक ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। तो दिस सर्कुलर अरेंजमेंट, ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है ऑफ सेपल्स, दैट इज रेफर्ड टू एज कैलिक्स, ठीक है? तो देखो, तो कैलिक्स क्या है, सबसे बाहर वाला बॉल, और कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होंगी, सेपल्स, ठीक है? ठीक है, जो पूरा आउटर मोस्ट वर्ल्ड है दैट्स कैलिक्स, और इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स क्या क्या कहलाएंगी, सेपल्स, ठीक है? फिर व्हेन यू स्टेप वन स्टेप अहेड, आप एक स्टेप और अंदर जाते हो, तो आपको नजर आते हैं ये स्ट्रक्चर्स, दीज ब्राइटली कलर्ड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स दैट यू फाइंड द मोस्ट अट्रैक्टिव इन अ फ्लावर, द पेटल्स इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि फ्लावर में सिर्फ एक ही पेटल होगा, पेटल भी ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, सो दिस ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ पेटल्स इज रेफर्ड टू एज करोला, करोला, ठीक है? तो ये पेटल्स होंगे, ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे, एक सर्कल में प्रेजेंट होंगे, सो दिस ग्रुप ऑफ पेटल्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज करोला, ठीक है? उसके बाद आ जाती है आपकी थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली। देखो, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, there's a filament and then there's a bilobed anther, then there is an anther। इसको एक्चुअली, इस पार्ट को एक्चुअली में हम बोलते हैं स्टेमन। वी रेफर टू दिस स्ट्रक्चर एज द स्टेमन, राइट? अब यूजुअली आप देखोगे कि फ्लावर में ऐसा तो नहीं है कि आपको एक सिंगल स्टेमन नजर आ रहा है, ठीक है? यू सी मल्टीपल स्टेमन, सो दिस एंटायर ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज एक्चुअली रेफर टू एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक्चुअली में ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, एंड्रोशियम इज एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फिर अगर आप सबसे अंदर जाते हो, द इनरमोस्ट वर्ल्ड दैट यू सी, let me show it to you right here. One second. There you go. One second. Just a moment. See, this one is what I'm talking about. ये जो सबसे अंदर की तरफ आपको नजर आ रहा है, this part, this is actually the innermost world, which is referred to as carpel। और मतलब ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट है ना, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द कार्पल। और कार्पल ना, कार्पल के वर्ल्ड को आप बोलोगे गाइनोशियम। कार्पल, अब देखो यूजुअली क्या होता है ना, बाकी फ्लोरल पार्ट जैसे कि सेपल्स या पेटल्स या मैं स्टेमन्स की बात करूं, वो यूजुअली ग्रुप्स में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब यू सेल्डम फाइंड देम सॉलिटरी, ठीक है? बट कार्पल्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, द क्वींस डोंट फॉलो द रूल, दे मेक द रूल, राइट? सो आपको यूजुअली आपको दिखेगा कि फीमेल पार्ट एक हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टी कैपिलरी कंडीशन भी दिखती है, जैसे कि एक प्लांट होता है मिशेलिया, उसमें आपको मल्टी कैपिलरी कंडीशन दिखती है। कई सारे प्लांट्स है, मल्टीपल कार्पल्स आपको देखने को नजर आते हैं। इसकी अगर मैं एक्चुअली बात करूँ, हिबिस्कस में भी एक्चुअली मल्टी कैपिलरी कंडीशन दिखती है, ऑल्दो इसमें नजर नहीं आ रही है, ठीक है? सो कार्पल्स विल बी वन और दे विल बी मैनी। आई होप द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? उसके अब देखो मेरे से ना, my point of discussion is we've dealt with these two parts, not these two, one second. We've dealt with petals and sepals, well in detail in morphology. हमने sepals, petals, leaves वगैरह और बाकी जितने भी पार्ट्स थे उन सबके बारे में अच्छे खासे डिस्कस चले। दिस चैप्टर इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है? तो हमारा डिस्कशन इस चैप्टर में होगा एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, there you go, just a moment everyone. Gosh. देखो, अगर बच्चे में बात करूं पेटल की, एंड देन इफ आई टॉक अबाउट सेपल्स, दीज टू बच्चे, ये जो सेपल, ये पेटल्स हैं और सेपल्स है, इनको मैं साथ में क्या बोलती हूँ, आई कॉल देम एज द नॉन रिप्रोडक्टिव और द नॉन एसेंशियल वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर। व्हेन आई से नॉन एसेंशियल, ऐसा नहीं है कि इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट व्हेन आई से नॉन एसेंशियल, आई मीन दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली कोई पार्ट नहीं ले रही है, राइट? तो दे आर नॉन एसेंशियल वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर। तो मेरा जो डिस्कशन है इस चैप्टर में नॉन एसेंशियल वर्ल्ड से है ही नहीं, ठीक है? My point of discussion is basically androecium, the male reproductive part, and the gynoecium, which is the female reproductive part. और androecium और gynoecium को हम क्या बोलते हैं? They are the essential world of a flower. What are they? They are actually the essential world of a flower. I hope that makes perfect sense to everyone. ठीक है? So let's discuss first. Let's start off with the male part, which is the stamen. ठीक है? Let's talk about the stamen first of all. अब अगर मैं स्टेमन की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे हमने स्टेमन को ही हाईलाइट कर रखा है। स्टेमन की अगर हम बात करें, तो स्टेमन इज बेसिकली द लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर व्हिच फॉर्म्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब मैंने अगर एक स्टेमन को जूम इन कर लिया, दिस इज प्रीटी मच व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट? अब एक स्टेमन के पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तो पहली बात मैं बोलती हूँ स्टेमन। स्टेमन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्टेमन जो है बच्चे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो स्वोलन एंड नजर आ रहा है आपको स्टेमन का, दिस स्वोलन पोर्शन ऑफ द स्टेमन, दिस इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज द एंथर, एंड दिस,
थिन, पतला डंडी जैसा स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, दैट इज एक्चुअली द फिलामेंट. व्हाट इज इट एक्चुअली? दैट्स एक्चुअली द फिलामेंट. ठीक है, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब देखो एक्चुअली में इसको ना आराम से करता है. देखो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर से हमें मेजरली काम होगा. आंसर इज बेसिकली द फर्टाइल पोर्शन. आंसर के अंदर ना आप पढ़ते हो, आगे जाके आपने पढ़ा भी है, पॉलीमोग्रेन्स वगैरह बनेंगे. तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट में भी हमें सिर्फ आंसर से काम है. और आंसर में भी आप देखोगे तो स्पेसिफिक रीजन होता है जिससे काम होता है. तो मैं क्या करूंगा कि देखकर स्कैल्पल एंड ट्राई एंड डाइसेक्ट इट. तो ऐसा है कि मैं एक साइड से इसमें कट लगा रही हूँ. मैं एक साइड से इसमें कट लगाऊंगी एंड देन आई कट ओपन एंड सी इट. ठीक है, दिस इज व्हाट इट अपीयर्स लाइक. अगर मैं इसे ऊपर से देखती हूँ ना तो कुछ ऐसा नजर आता है. तो अब मैं अगर इसे ध्यान से देखूँ तो सी एन आंसर हैज गॉट टू पार्ट्स टू इट. एन आंसर हैज गॉट मल्टीपल पार्ट्स टू इट. आई एम सॉरी. आपको ये नजर आ रहा है? तो ये ना एक लोब है इस आंसर की और ये दूसरी लोब है. sort of, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही थी ना, you could see the two lobes. I'm not very sure if you could see it in this diagram, but I'm definitely sure इस diagram में नजर आ रही होगी. ये जो दो lobes नजर आ रही हैं आपको आंसर की, ये these are the, ये देखो ये एक lobe, ये दूसरी lobe. So these are the two lobes of an answer. What are these? These are the two lobes of an answer. I'm sure you can clearly see that. अगर आप एक लोब, एक सिंगल लोब की बात करो, एक सिंगल लोब में आपको दो कैविटीज नजर आती हैं. And these cavities are actually referred to as theca. What are these cavities referred to as theca? ठीक है. एक लोब में बच्चे कितने कैविटीज है? एक लोब में दो कैविटीज है, राइट. तो एक लोब में दो कैविटीज है, तो डाइथेकस इज द टर्म दैट वी यूज फॉर आंसर. डाइथेकस इज द टर्म दैट वी यूज फॉर आंसर. और आपको इसी टोटल कितनी कैविटीज नजर आ रही है? यू सी अ टोटल ऑफ 4 सच कैविटीज. 4 यानी टिट्रा. अब देखो आपको मैं बता रही हूँ इन कैविटीज में ना आगे जाके स्पोर्स बनेंगे. तो कोई भी कैविटी जिसमें आगे जाके स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, चाहे फिर आपने फंगस में पढ़ा हो, फंगस में कोई भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया. ये स्पोरेंजियम, सिंगुलर वो स्पोरेंजियम, प्लूरल वो स्पोरेंजिया. ठीक है, फिर आपने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा है जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिल्स थी. बेसिकली अगर मैं होमोलॉजीज बताऊं तो जिम्नोस्पर्म में सम लीव वॉलंटियर टू टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे डिसाइडेड we are not going to perform photosynthesis all our life. हमें अपने बढ़ने की भी सोच रही होगी, right? We have to think about perpetuation, multiplying as well. So some leaves took up the job of some leaves took up the job of reproduction. तो कुछ leaves क्या कहते हैं? They became reproductive. And such leaves are referred as sporophylls. फिर उन sporophylls पे जो actually में कुछ ऐसे sac-like structures develop हो गए जिनको हमने बोला था sporangia. These cavities are called as sporangia, जिनके अंदर actually spores बनते हैं. So actually में अगर आप फ्लावर में कंपेयर करो तो फ्लावर में भी आपको जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, मैंने क्या बोला, फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट. आपको जितने भी फ्लोरल ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, नथिंग बट दे आर एक्चुअली लीव, दे आर मॉडिफाइड लीव्स, राइट. ठीक है. सो ये एक्चुअली आंसर की अगर बात करें तो आंसर एक तरीके से स्पोरोफिल है. और ये स्पोरोफिल पे क्या थी? स्पोरोफिल पे कैविटीज थी कॉल्ड स्पोरेंजिया. इसी आंसर पे आपको नजर आएगी कि आंसर में भी आपको कैविटीज नजर आ रही है. दिस कैविटी आर नोन एज स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम. अब ऐसा अच्छा बॉटनी में आप यूजुअली मेल्स के लिए वर्ड यूज करोगे माइक्रो, फीमेल्स के लिए वर्ड यूज करोगे मेगा या मैक्रो. ठीक है, माइक्रो फॉर मेल्स, मेगा फॉर फीमेल्स, मेगा या मैक्रो फॉर फीमेल्स. ठीक है. सो बिकॉज देयर आर अ टोटल ऑफ 4 सच कैविटीज. पहली बात इन कैविटीज जिनमें स्पोर्स बनेंगे इनको हमने थीका बोला, और दूसरी चीज मैंने क्या बोला कि इनमें स्पोर्स बनेंगे, तो दीज आर आल्सो स्पोरेंजिया. एंड यू सी अ टोटल ऑफ 4 स्पोरेंजिया, सो दे आर एक्चुअली रेफर्ड टू एज टेट्रास्पोरेंजिएट. व्हाट डू यू रेफर टू एज? टेट्रास्पोरेंजिएट. ये वर्ड है एनसीईआरटी में, राइट. उसके अलावा अगर आप देखोगे, बिकॉज ये चारों की चारों थीका ना, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. दे प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द आंसर, व्हिच इज व्हाई ओवरऑल अगर शेप वाइज देखोगे फ्रॉम द टॉप ऐसा लगता है इट्स अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर. इट अपीयर्स लाइक अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर, सॉर्ट ऑफ अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर. इसलिए आंसर के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है व्हिच इज टेट्रागोनल. व्हाट इज इट? इट इज टेट्रागोनल. आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस. ठीक है. जरा सा आपने वर्ड्स आती है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ स्पोरेंजिया की, if I specifically talk about this sporangia, अब मैं क्या करती हूँ ना, आंसर के कुछ पोर्शन को जूम इन करती हूँ. ठीक है, let me zoom in some specific portion. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, some portion of this sporangia और उसके अराउंड ये जो layers है, ठीक है, इनको जूम इन करके let me just show it to you. This is pretty much what it looks like. अब अगर आप सबसे बाहर वाली लेयर की बात करोगे, if you talk about the outermost layer, let me see if I have it on another page. I do have it on another page, which is great, right? अब अगर आपको मैं दिखाऊं सबसे outermost layer, if I talk about the outermost layer, just give me a moment, and there you go. Just a moment, everyone. All right. So देखो माइक्रोस्पोरेंजिया, या आपने माइक्रोस्पोरेंजिया तक पढ़ लिया. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ऑलराइट. सो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, दे सराउंडेड बाय व्हाट? दे सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स. सबसे बाहर वाली जो लेयर बच्चे आपको नजर आ रही है, दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन. ये सबसे बाहर वाली सिंगल लेयर आपको नजर आ रही है. दिस इज एक्चुअली द एपिडर्मिस. व्हाट इज दिस आउटरमोस्ट लेयर? दिस इज द एपिडर्मिस.
एपिडर्मिस का काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव एंड फंक्शन। इट्स बेसिकली प्रोटेक्टिव एंड फंक्शन। प्रोटेक्ट कर रही है, किसको प्रोटेक्ट कर रही है? इन कैविटीज में क्या डेवलप हो रहा है? स्पोर्स। और ये स्पोर्स ही आगे जाके देखना पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। सो इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। इट्स अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स पैरेन्काइमेटस, ठीक है। इट्स पैरेन्काइमेटस, इट्स अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर देन यू कम वन स्टेप इन, ठीक है। फिर आप एक स्टेप अंदर और आते हो। और यू सी, यू सी दिस सेकंड लेयर, ठीक है। ये जो सेकंड लेयर आपको नजर आती है, व्हाट इज दिस सेकंड लेयर कॉल्ड? दिस सेकंड लेयर इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज एंडोथीसियम। सेकंड लेयर को बच्चे क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। अब ये जो सेकंड लेयर है एंडोथीसियम, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसमें ना आपको कुछ अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग्स नजर आती है। व्हाट डू यू सी? सी दिस अल्फा सेल्यूलोज थिकनिंग। हाँ, यही वाली जो लेयर है ना, ये एंडोथीसियम वाली, इसमें ना आपको कुछ ऐसे अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग नजर आती है। और ये जो अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग है ना बच्चे, किसमें मदद करती है? ये अल्फा सेल्यूलोज की जो थिकनिंग है ना, दे कैन हेल्प इन डिहीशंस ऑफ एंथर। तो यूजुअली मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जब एंथर एक्चुअली डिहाइस होता है, व्हाट इज डिहीशंस ऑफ एंथर। तो एंथर ना फटता है, एंथर फटता है, तब उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज होते हैं ना। हाउ यू कैन कंपेयर इट? यू कैन कंपेयर इट टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट वी डिड, ठीक है। ओवरी में से एग कैसे रिलीज होता है? ओवरी में से क्या होता है? ओवरी में से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती है, राइट। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती है, और ग्राफिन फॉलिकल जब फटती है, rupturing of the graphene follicle leads to the release of the secondary oocyte, which is called as ovulation, right? ऐसे एंथर फटता है, डिहाइस होता है, उसको हम बोलते हैं डिहीसेंस ऑफ एंथर। एंथर का फटना, रप्चरिंग ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और एंथर जब एक्चुअली रप्चर होता है ना, उससे पहले एंथर डिहाइड्रेट करता है ना, वाटर लूज करता है। तो जो अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग है ना, जो मैंने आपका जो कौन सी लेयर पे प्रेजेंट है? इस एंडोथीसियम पे प्रेजेंट है। ये जो अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग है ना, हाइग्रोस्कोपिक होती है, वाटर को ऑब्जॉर्ब करती है, ठीक है। फिर वाटर को एक्चुअली लूज कर देती है, जस्ट बिफोर द डिहीसेंस ऑफ एंथर, एंड दे कैन हेल्प एक्चुअली हेल्प इन डिहीसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन, ठीक है। उसके बाद अगर आप एंडोथीसियम से अंदर की तरफ आ जाओगे तो आपको ये नजर आएगी, ये वाली लेयर। अब ये ना यूजुअली ये वाली जो अंदर वाली लेयर है, ये थोड़ी मल्टी लेयर होती है, मतलब एक दो तीन, ठीक है। ये एक से तीन कितनी भी हो सकती है। तो अंदर वाली जो लेयर है, ये इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर जो होती है ना बच्चे, मिडिल लेयर एक्चुअली एफीमेरल। एफीमेरल तो पहली चीज तो वन सेकेंड, अभी राइट डाउन द करेक्ट स्पेलिंग। एक्चुअली ये जो मिडिल लेयर होती है ना, दिस इज एफीमेरल। एफीमेरल बच्चे मतलब होती है बट डज नॉट लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एफीमेरल मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। और मिडिल लेयर का काम क्या? प्रोटेक्शन तो ये भी करे, और नॉर्मल प्रोटेक्शन इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। और नरिशमेंट किसके थ्रू प्रोवाइड करे? वाया टिपीटम। सबसे अंदर वाली लेयर जो है ना, ये जो इनरमोस्ट लेयर है, जस्ट अ मोमेंट, ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, दिस इनरमोस्ट लेयर, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर होती है टिपीटम, ठीक है। टिपीटम के थ्रू एक्चुअली में ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी स्पोरोजिनस सेल्स को, ठीक है। इट्स प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। एफीमेरल होती है, मल्टी लेयर्ड हो सकती है, एक से तीन लेयर्स हो सकती है, एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे अंदर वाली लेयर, which is basically the tapetum, so now let's actually talk about the tapetum as well. Just a moment. अब देखो, अगर मैं बात करूं बच्चे टिपीटम की, so exactly टिपीटम में क्या होता है? टिपीटम इज द एक्चुअल नरिशिंग लेयर ऑफ द सेल। टिपीटम जो होती है एक्चुअल नरिशिंग लेयर है सेल की, राइट। एक्चुअल नरिशिंग लेयर है, राइट। टिपीटम की अगर मैं बात करूं तो टिपीटम क्या होती है? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट नरिशेस द पॉलन ग्रेन, और बिकॉज एक्चुअल नरिशिंग लेयर है, तो इसके पास बहुत सारा कुछ पैक मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें एक बहुत सी पारी होस्ट कर पाती हूँ, या फिर अगर मैं कई सालों को से खाना खिला पाती हूँ, मेरी पैंट्री हैज टू बी स्टॉक्ड विद न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सटेंसेस एंड फूड आइटमरीज, तभी मैं और लोगों को खिला पाऊंगी। तो टिपीटम इज रिचली पैक्ड, राइट। सेल्स ऑफ टिपीटम दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड दे यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो आपको यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन एक्चुअली देखने को मिलती है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज एक्चुअली बाई न्यूक्लिएट से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको टिपीटम में देखने को मिलती है, वेरी इजीली सी, ठीक है। और ये टिपीटम में एक बहुत स्पेशल लेयर इन टर्म्स ऑफ द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म, ठीक है। इट्स अ वेरी यूनिक लेयर। टिपीटम कई सारी चीजें बनाती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से टिपीटम रिलीज करती है समथिंग कॉल्ड एज कैलेज एंजाइम। और इस कैलेज एंजाइम का रोल आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। फिर टिपीटम बनाती है एक्चुअली में स्पोरोपोलिन। टिपीटम बनाती है स्पोरोपोलिन, इसका रोल भी आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। टिपीटम बनाती है समथिंग कॉल्ड एज यूविश बॉडीज। टिपीटम फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज यूविश बॉडीज, ठीक है। एंड देन इट आल्सो फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज pollen kits. Typedum forms something called as pollen kits, right? So it has got multiple roles. क्या है ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें? We will dissect it one by one. Okay, I hope you've noted that down. और सबसे अंदर की तरफ आपको ये जो नजर आ रही है, this structure I'm talking about, this is actually the sporogenous tissue. क्या है बच्चे ये स्ट्रक्चर? This is the sporogenous tissue, ठीक है। इसी से एक्चुअली में इन्हीं स्पोरोजेनस टिश्यू के कुछ सेल्स होंगे जो आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे,
ठीक है, तब एक्चुअली में क्या होता है, सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू दे अंडरगो meiotic division to form microspore tetrads. Let's study that one by one. Microsporogenesis. All right. तो देखो क्या होता है, मैं एक्चुअली में समझाती हूँ, नाउ यू नो इसके बाद हमें ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही स्टार्ट करना है, सो व्हाई नॉट लेट्स डिस्कस इट राइट नाउ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आई एम गोना शो यू एग्जैक्टली एज टू हाउ इट वर्क्स। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, अगर लेट्स से ये मान लो मेरे पास स्पोरोजीनस टिश्यू है, ठीक है, मतलब पूरा तो स्ट्रक्चर है इसमें, मान लो स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल है, तो इनमें से कुछ सेल्स डिसाइड करेंगे कि ना हम आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो स्पोरोजीनस टिश्यू व्हिच इज एक्चुअली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसी के कुछ सेल्स यू नो they go ahead and they actually start behaving as PMC which is pollen mother cell। किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, pollen mother cell की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो अब एक काम करते हो ना, let me do one thing, let me just open up the you know the handwritten notes, you know ये तो आप annotate, ये आपको पूरी ना printable, आपको ये printed notes नजर आ रहे हैं, वो actually have handwritten notes, और बिकॉज अब लिखने का काम ज्यादा होगा, so I feel like हमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, because we will rather spend that time in understanding the concept। So I have already curated the handwritten notes, so let's just study from that, okay। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, ऑफ कोर्स ये स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू के ही सेल्स, ठीक है, एक्चुअली में क्या बनाएंगे, सी ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू हैज द पोटेंशियल टू एक्ट एज पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजीनस टिश्यू की हर सेल में आपको पता है एंथर से अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, बट कैसे बनेंगे, तो ध्यान रखना, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू आपको नजर आया, स्पोरोजीनस टिश्यू, इनमें हर स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल के पास पोटेंशियल है कि वो पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव कर सकता है, बट हर पोटेंशियल every which is why we say that every cell of the sporogenous tissue is a potential pollen। बट क्या सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, नहीं, बट कई सारे इन स्पोरोजीनस टिश्यू में से कई सारे सेल्स होते हैं which grow up and become and start behaving as pollen mother cells, जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल मैंने बोला था, ये जो कैविटी है जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम कैविटी के अंदर स्पोर्स बनेंगे, बट वो कैसे बनेंगे, वो इन स्पोरोजीनस सेल से बनेंगे। इन स्पोरोजीनस सेल्स में से कुछ सेल्स हैं which volunteer and they are like कि ठीक है हम आगे जाके स्पोर्स बनाएंगे, और उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मैंने बोला मेल्स के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं माइक्रो, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। So many which means thousands of sporogenous cells they become microspore mother cells, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल के रिस्पेक्ट समझाती हूँ। मान लो एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, पहले तो इसकी प्लॉइडी की बात करूँ तो डिप्लॉइड है अभी तक प्लांट बॉडी में, स्पेशली एंजियोस्पर्म्स में अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज द डोमिनेंट फेज, द डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉइड फेज, ठीक है। द डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल इज द डोमिनेंट साइकिल, राइट। तो अगर आप बात करो इन जनरल, वेदर द रूट, द स्टेम, द लीव्स, द फ्लावर, फ्लावर में भी आप बात करो सेपल, पेटल, एंथर, एंथर में फिर आप सारी लेयर्स की बात कर लो, फिर स्पोरोजीनस टिश्यू की बात कर लो। प्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड, एवरीथिंग इज डिप्लॉइड, ठीक है। तो अब मुझे स्पोर्स बना रहे हैं, हम सबको पता है स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। तो अगर मुझे डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट करना है, सो द काइंड ऑफ डिवीजन दैट आई एम गोना बी परफॉर्मिंग इज मेयोसिस, राइट। तो अगर मुझे मान लो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को एक्चुअली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए बचे जो डिवीजन होता है, तो एक्चुअली रेफर्ड एज मेयोसिस। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए जो डिवीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेयोसिस। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, इनमें क्या होगा, मेयोसिस। द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो मेयोसिस एंड दे विल फॉर्म four microspores। क्या बनाएंगे, 4 microspores बनाएंगे, as you can clearly see। माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड, इनमें क्या होगा, मेयोसिस होगा, और एक मेयोसिस के बाद 4 डॉटर सेल्स बनता है, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स, और इन माइक्रोस्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, ठीक है। अब देखो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो एक्चुअली में डिप्लॉयड है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो एक्चुअली में डिप्लॉयड है, उससे मेयोसिस से जाके आगे क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, ये 2 तरीके के अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। These microspores can actually kind of show you 2 types of arrangement। Just give me a moment। देखो, एक तो ये इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, एक इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। Let me actually explain to you। अब देखो, अगर बात करें एंजियोस्पर्म्स की, हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स भी 2 तरीके के होते हैं, ये मोनोकॉट्स या डाइकॉट्स। तो 2 मेजर ब्रॉड ग्रुप्स है, आपके पास मोनोकॉट्स भी हैं, आपके पास डाइकॉट्स भी हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट्स की अगर मैं बात करूँ, मोनोकॉट्स के केस में जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोसिस से 4 माइक्रोस्पोर्स बनाता है ना, तो 4 माइक्रोस्पोर्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। वो 4 माइक्रोस्पोर्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज रेफर्ड टू एज isobilateral arrangement, right? This is referred as isobilateral। iso मतलब होता है सेम, bilateral मतलब ऐसे देखो 2 mirror images की तरह प्रेजेंट है, राइट। तो दिस इज द isobilateral arrangement of microspores which is actually seen in what? Actually seen in monocots। I hope that perfectly makes sense। और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जो है ना बच्चे, आपस में चिपके हुए होते हैं। All of them are actually kind of attached to each other। अगर आप ध्यान से देखो ना,
ये सारे के सारे आपस में चिपके हुए हैं। बिकॉज ऑल ऑफ देम अटैच टू ईच अदर। ये कैसे चिपके हुए हैं? दे आर अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एन विद द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस जिसको हम एक्चुअली में बोलते हैं कैलोस। क्या बोलते हैं? कैलोस। ठीक है, तो ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर हैं, आपस में चिपके होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस। तो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या होगा? अब मुझे माइक्रोस्पोर से आगे जाके पॉलन ग्रेन बनेगा। तो अगर मुझे वो करना है तो मुझे इन चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स को अलग करना पड़ेगा, काइंड ऑफ सेपरेट देम। और इनको सेपरेट करने के लिए पहले जो इनके बीच का सब्सटेंस है मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा, इसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब उसे डिसॉल्व करने के लिए कैलोस, ये जो सब्सटेंस इनके बीच में प्रेजेंट है विच इज बेसिकली कैलोस, इनके बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट था दिस इज कैलोस। इसे डिसॉल्व करने के लिए आई हैव द एंजाइम कॉल्ड एज कैलेस। और मैंने अब याद है अभी टिपीडियम का रोल बताया था। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। ठीक है, तो एक्चुअली में जो कैलेस है, सब्सटेंस कैलेस को डिसॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होगी कैलोस एंजाइम। ठीक है, कैलोस को डिसॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होगी कैलेस एंजाइम। जो कैलेस एंजाइम है दिस आर एक्चुअली सिक्रेटेड बाय टिपीडियम। ठीक है, तो टिपीडियम जब कैलेस एंजाइम सिक्रेट करेगी विच विल एक्ट ऑन दिस कैलोस, और वो इस कैलोस को डिसॉल्व करेगा। ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जो होंगे दे विल बी सेपरेटेड। ऑल ऑफ दीस फोर माइक्रोस्पोर्स आर गोइंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ऑल द फोर माइक्रोस्पोर्स आर सेपरेटेड नाउ। ठीक है, अब एक और चीज जो मैं आपको बता रही थी, आई एम सॉरी फॉर द हिकअप्स। टेट्राड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया मोनोकॉट्स में तो आपको आइसोबाइलैटरल टेट्राड देखने को मिलता है, बट यहीं पे अगर मैं डाइकॉट्स की बात करूँ बच्चे, तो डाइकॉट्स में आपको टेट्राहेड्रल टेट्राड देखने को मिलता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड। ठीक है, टेट्राहेड्रल आपको समझ आते हैं ना, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसा होता है। आई एम श्योर यू ऑल ऑफ यू आर अवेयर, राइट? आगे की तरफ यहाँ पे डैश, ठीक है, सर यहाँ पे वेज, ठीक है, और डैश, एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होती है ना। ठीक है, ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट तो देखते हैं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, तीन एक्चुअली माइक्रोस्पोर्स तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, एक जो माइक्रोस्पोर होता है ना वो इनके पीछे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड देम। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड इज एक्चुअली सीन इन डाइकॉट, आइसोबाइलैटरल मोनोकॉट्स, टेट्राहेड्रल डाइकॉट्स। अभी चारों के चारों जो टेट्रा माइक्रोस्पोर्स हैं सेपरेट हो गए। ठीक है, अब इन माइक्रोस्पोर्स में क्या होगा, इन माइक्रोस्पोर्स में एक्चुअली जाके माइटोसिस होगी। माइटोसिस, कितने माइटोटिक डिविजन होंगे? दो होते हैं एक्चुअली में, कई लोग एक भी बोलते हैं। एक्चुअली में प्रिसाइजली जो पॉलन ग्रेन कहलाते हैं तो उसके लिए दो माइटोटिक डिविजन होते हैं। इन माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस होगी, सो जस्ट पुट इट दैट वे, और इनसे आगे जाके बनेंगे पॉलन ग्रेन। एंड पॉलन ग्रेन इज एक्चुअली द मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, let me actually bring you back to the slide. Pollen grain को बच्चे actually में हम बोलते हैं male gametophyte, as you clearly saw here, right? Pollen grain the called as male gametophyte. अब gametophyte बच्चे क्या होता है? Gametophyte is basically the plant body which carries the gametes. ठीक है, तो pollen grain वो वाला स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर मेल gametes प्रेजेंट होंगे। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ये जो pollen grain है किससे डेवलप होते हैं? डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स में ही डिविजन होंगे, उनसे आगे जाके बनेंगे pollen grains। ठीक है, तो पढ़ते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस का। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का टेट्राड हमने पढ़ लिया। आफ्टर दैट pollen formation, exactly how do pollens develop, that's the question, right? So सबसे पहली चीज pollen formation इस प्रोसेस। ठीक है, pollen formation डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट कैसे होता है। तो एग्जांपल बच्चे हम एक माइक्रोस्पोर की बात करें। ठीक है, ये जो चार माइक्रोस्पोर हैं कई सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे, वो कई सारे टेट्राड बनाएंगे। ठीक है, कई सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो आप कुछ टाइम में देखते हो एक्चुअली दिस an entire bunch of microspores. There are several thousands of microspores which are formed, और फिर ये आगे जाके डेवलप होते हैं फॉर्म द pollen grains, राइट? अब pollen grains बनते कैसे हैं? इनमें से मैं एक माइक्रोस्पोर उठा ले रही हूँ। अभी आपने वहां पे देखे कई सारे, अभी आपने वहां देखे ना कई सारे ये माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, रेड रेड फिर आपको दिखाई देते, उनमें से ही मान लो मैंने एक माइक्रोस्पोर ले लिया। ठीक है, अब उस माइक्रोस्पोर का ना एक्चुअली मैं आपको अंदर से सेक्शन दिखा रही हूँ। ठीक है, इस माइक्रोस्पोर का आपको अंदर से सेक्शन दिखा रही हूँ, तो अंदर से कैसा नजर आता है। तो सबसे पहले तो पहली जो चीज होती है एक्चुअली pollen फॉर्मेशन के स्टेप में, दैट इज एक्चुअली वैक्यूलेशन। बच्चे क्या होता है, सबसे पहले होता है वैक्यूलेशन। व्हाट एग्जैक्टली टेक्स प्लेस? वैक्यूलेशन। व्हाट एग्जैक्टली इज वैक्यूलेशन? वैक्यूल ग्रोज इन द माइक्रोस्पोर। ठीक है, वैक्यूल जो होता है ना, तो बहुत छोटे छोटे जो प्रेजेंट है वैक्यूल्स ग्रो करने लग जाते हैं, तो वैक्यूल का साइज बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, और एक टाइम पे इतना बड़ा साइज कर लेते हैं कि दे ऑलमोस्ट पुश द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी। वैक्यूल्स ग्रो सो लार्ज इन साइज, vacuoles जो हैं बच्चे, they grow so large in size that they almost end up pushing the nucleus to the periphery. न्यूक्लियस को कोने में पेरिफेरी पे पुश कर देते हैं। ठीक है, पुश कर देता है, सॉरी। अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म्ड एंड सेल डिवीजन बिगिन। फिर एक्चुअली में जो आपका न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस में एक्चुअली होते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलती है बच्चे? न्यूक्लियस में आपको देखने को मिल रही है एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। व्हाट डू यू सी?
You see asymmetric spindle formation. Now what is asymmetrical spindle formation? Symmetrical spindle fibers नहीं बनते, asymmetric spindle formation यानी unequal division. Asymmetric spindle fibers क्या दर्शा रहे हैं? इस जगह इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है, तो क्या होता है मेटाफेज में सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, they get aligned at the center. मेटाफेज के केस में सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं एट द सेंटर, ठीक है, और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में सारे ये आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम। अब क्या होता है, दोनों हैंड पे जो एस्टर बॉडीज है, दोनों हैंड पे जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स, ठीक है, अब वो क्या करेंगे तो फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, दे अटैच टू द काइनेटोकोर, दे अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम एंड दे कैन सेपरेट द क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देते। तो इस केस में आप यूजुअली देख लो दोनों पार्टीज या दोनों पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहा है इक्वल इन साइज, ये इंडिकेट करता है कि जो डिवीजन होगा सेल का वो इक्वेशनल बराबर डिवीजन होगा। और यहाँ पे जो एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स है बच्चे वो क्या डिनोट कर रहे हैं, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स kind of denote unequal division. The asymmetric spindle fibers kind of denote what? Unequal division. Asymmetric spindle fibers denote करते हैं unequal division, ठीक है। अब unequal division है बच्चे, this formation of a larger vegetative cell and this formation of a smaller generative cell, ठीक है। अनइक्वल ये जो स्पिंडल जो अनइक्वल डिवीजन हुआ है इसमें एक लार्ज वेजिटेटिव सेल बनता है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, एक लार्ज वेजिटेटिव सेल बनता है और एक स्मॉल जेनरेटिव सेल बनता है, यू सी there's a larger vegetative cell and there's a smaller generative cell, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ये वाली जो स्टेज होती है, जब अनइक्वल डिवीजन हुआ तो देखो ज्यादा जो साइटोप्लाज्म है ना वो एक हिस्से में चला जाता है, तो कम साइटोप्लाज्म एक हिस्से में आता है, ठीक है। तो ये बड़ा सा सेल बना, दिस इज द लार्जर वेजिटेटिव सेल with the bulk of the nucleus, bulk of the cytoplasm, सब इसके पास ही है majority of the portion, और जो smaller cell है generative जैसे नाम आ रहा है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं यूजुअली, जो रिप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट देते हैं, यानी कहीं ना कहीं नाम से समझ आ रहा है कि आगे जाके शायद इसके गैमेट्स ना बने, बट जेनी मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, बनना, तो जेनरेटिव सेल से ही आगे जाके आप देखना मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली, यहाँ पे देखो दो सेल्स नजर आ रहे हैं, so this is actually referred to as the two cell stage of the pollen grain or the two cell stage of the male gametophyte, let's just put it that way, दो two cell stage। अब क्या होता है ना, 60% of the angiosperms जो होते हैं they kind of dehisce at this stage itself, ठीक है। first let me actually explain the features of the cells, right? देखो जैसे कि मैंने बोला 60% of the angiosperm जो है ना उसमें pollen grain जो होता है मेल gametophyte होता है वो two cells, यानी जब एक वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल बना इसी स्टेज पे डिहाइस हो जाते हैं, दे डू नॉट वेट फॉर अनदर माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। बट रिमेनिंग 40% है वो वेट करते हैं एक और डिवीजन के लिए, जो जेनरेटिव सेल में होता है। जेनरेटिव सेल अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है दो मेल गैमेट्स हैं। जेनरेटिव सेल जो है वो अल्टीमेटली किस में डिवाइड हो जाता है, वो अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है दो मेल गैमेट्स में, और अल्टीमेटली अब इसके अंदर कितने सेल देखिए, दिस लार्जर वेजिटेटिव सेल and then you have the smaller male gametes, so you have a total of 3 cells. This 3 cell stage of pollen grain is actually referred to as This 3 cell stage of male gametophyte is actually referred as pollen grain. 3 cell stage पे हम actually इसको क्या बोलते हैं, pollen grain बोलते हैं। I hope this is clear to all of you. ठीक है, तो देखो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में वो pollen जो होते हैं ना वो 2 cell stage पे डिवाइड हो जाते हैं, मतलब शेड हो जाते हैं एंथर से, ठीक है, 2 cell stage पे। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ वेरी स्मार्ट डील इफ यू थिंक अबाउट इट। देखो तो मैं आपको समझाती हूँ कि हाउ डू एक्चुअली गो अबाउट इट, राइट। तो अब देखो समझो क्या होता है, इट्स अ वेरी स्मार्ट डील इफ यू थिंक अबाउट इट। तो इट्स एक्चुअली लाइक दो तरीके के लड़के वाले हैं हमारे पास, ठीक है। अब मान लो लेट्स से ये लड़की का घर है, ठीक है। अब एक लड़के वाले क्या बोल रहे हैं, एक लड़के वाले बोलते हैं कि एक काम करते हैं, वो उन्होंने कपड़े पहन लिए ऐसे, तो वो तैयार हुई नहीं हुए, लेकिन उन्हें पता है कि इट्स अ लॉन्ग ट्रिप, तो रास्ते में जाके कपड़े खराब ही हो जाने हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक जैसे उन्होंने कैजुअल कपड़े पहन लिए ना, उन्होंने हेयर स्टाइल वगैरह बनाया सच, बिकॉज उन्होंने बोला इट्स रियली लॉन्ग रोड ट्रिप, वैसे भी सब कुछ खराब ही हो जाना है, तो जस्ट हम लड़की के घर पहुंचने से पहले जल्दी से चेंज कर लेंगे, ग्रूम आवरसेल्व्स अ बिट, और फिर हम चले जाएंगे। तो दे आर सो डैम श्योर कि पहले हम मतलब ये थोड़े से अनश्योर हैं, बोले पहले हम लड़की के घर पहुंच तो जाए, फिर वहां जाके जो भी साज सजावट है एक्चुअली वो तब कर लेंगे। बट यहाँ पे वहीं पे दूसरी सेट ऑफ लड़के वाले हैं विच आर सो डैम श्योर, दे लाइक कि हम अगर जाएंगे तो हम सिलेक्ट होके ही आएंगे, दे आर सो डैम श्योर होता है। तो यार घर से ही पूरा सच सवर के पूरे अच्छे से तैयार होके नए कपड़े पहन के तैयार वैयार होके जाते हैं, बिकॉज दे आर लाइक वंस वी रीच द ब्राइड वी विल बी सिलेक्टेड, द ब्राइड कैन नॉट रिजेक्ट अस, ठीक है। तो ऐसे दो तरीके के pollen grains है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, राइट। देयर इज वन कैटेगरी ऑफ pollen grains जो बेसिकली क्या सोचते हैं, जो सोच रहे हैं कि हम पहले पहुंच तो जाएं, मतलब जो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस है, लाइक पहले ही काम करते हैं, बिकॉज पॉलिनेशन हमें नहीं पता ना, इट्स अ वेरी अनश्योर प्रोसेस, यू सी।
ठीक है। जो पॉलिनेटिंग एजेंट एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर रहा है, उसे नहीं पता है कि इस स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है, मुझे इसे इस पर्टिकुलर प्लांट पे लैंड कराना है, उसको नहीं पता, वो तो हो जाता है, इट्स अ वेरी रेयर इवेंट, इट्स अ चांस फैक्टर, आई मीन चांस फैक्टर बहुत इन्वॉल्व है, राइट। तो बोलते हैं कि एक बार हम लड़की के घर पे पहुंच तो जाएं, फिर हम देख लेंगे जो हमारा एक और माइटोटिक डिवीजन है जो रह गया, उसको हम वहां पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ऑफकोर्स किसी भी तरीके की सेल डिवीजन आपने देखा है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन आपने उसको डिटेल में पढ़ा है, एनी काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट, इट डज नॉट जस्ट हैपन रैंडमली। तो यही होता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो सेल को काफी टाइम लगता है सोचने में कि हे भगवान करें नहीं करें, तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म से काम करते हैं, पहले सिग्मा पे पहुंच जाते हैं, तो दूसरा माइटोटिक डिवीजन है वहीं करा देंगे, क्या पता हम पहुंचे ही नहीं, हमने दूसरा माइटोटिक डिवीजन करा लिया, फालतू में इतना पैसा खर्च हुआ। ठीक है, तो वही होता है। तो अब देखो मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ ना होता क्या। अब ये ना आप पहले उससे पहले आप ये जो टू सेल स्टेज है इसके फीचर्स पढ़ो कि एग्जैक्टली टू सेल स्टेज पे क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो यार टू सेल स्टेज पे अपने सेल को पढ़ोगे, टू सेल स्टेज पे अगर आप पॉलन ग्रेन्स को पढ़ो, सो यू सी दिस लार्जर सेल इज एक्चुअली द वेजिटेटिव सेल। ये तो लार्जर सेल बच्चे आपको नजर आ रहा है, लार्जर सेल क्या है, द लार्जर सेल इज एक्चुअली द वेजिटेटिव सेल। क्या है लार्जर सेल? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, लार्जर सेल वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में आप देखो अबंडेंट फूड रिजर्व है, ऑफकोर्स क्या है, बल्क ऑफ द साइटोप्लाज्म, और आपको बाद में सिग्निफिकेंट भी समझ में आ जाएगा कि क्यों उसके पास बल्क ऑफ द साइटोप्लाज्म था। ठीक है, बिकॉज में मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है richly packed with nutrients and minerals, which is why abundant food reserve है, and it has irregularly shaped nucleus, इसके पास काफी irregularly shaped nucleus है। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। उसकी वजह से अगर मैं बात करूँ इस वाले सेल की, दिस इज एक्चुअली द जेनरेटिव सेल। ये कौन सा सेल है बच्चे? ये है आपका जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल की अगर मैं बात करूँ, जेनरेटिव सेल रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज होता है। इसके न्यूक्लियस को अगर आप देखो तो देखो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है इरेगुलरली शेप्ड है, इसका जो न्यूक्लियस है, एक्चुअली में राउंड है, सॉफ्ट राउंड न्यूक्लियस। ओवरऑल सेल की बात करें तो सेल है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, एंड दिस सेल काइंड ऑफ फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। दीस आर ऑल पॉइंटर्स गिवन इन एनसीईआरटी, राइट। सो जो एक्चुअली में आपका ये स्पिंडल सेल है, आई मीन ये जो आपका जनरेटिव सेल है, ये जो स्पिंडल शेप का होता है, व्हाट इज द स्पिंडल शेप बच्चे? स्पिंडल शेप होता है जो थिक एट द बॉटम, मतलब थिक एट द मिडिल, एंड एक्चुअली टेपर्स टुवर्ड्स द एंड्स। ठीक है, जैसे जैसे एंड की तरफ जाते हैं पतला होता जाता है। ठीक है, तो आपको जो दिख रहा है स्पिंडल शेप है, इट्स एक्चुअली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ऑल ऑफ दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, राइट। अब ये तो हो गया हमारा वैक्यूलेशन का प्रोसेस, सो लेट मी काइंड ऑफ एक्सप्लेन इट टू यू अ लिटिल मोर इन डिटेल। तो अब देखो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले जैसे मैंने बोला, ये रहा आपका माइक्रोस्पोर में, ये रहा न्यूक्लियस। सबसे पहले होगी वैक्यूलेशन, यानी वैक्यूल अपीयर होता है, दिस वैक्यूल काइंड ऑफ ग्रोज इन साइज, पुशेस द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी। ठीक है, न्यूक्लियस में फिर आपको देखने को मिलेगा एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। ये जो एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन है, दैट काइंड ऑफ इंडिकेटर ऑफ द फैक्ट कि अब जो माइटोटिक डिवीजन होगी। अब देखो बिकॉज ये ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल है, आप बोलोगे मैम मियोसिस के अंदर हैप्लॉइड में आप n से n/2 थोड़ी बनवा सकते हो, आप n से n/2 तो बनवा ही नहीं सकते, n/2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो सिर्फ आप माइटोसिस भी करा सकते हो। So asymmetric spindle formation is kind of indicative of the fact कि unequal mitosis होगी। unequal mitosis होगी तो उससे एक larger vegetative cell, एक smaller generative cell नजर आएगा। This is the two cell stage of the pollen grain। अब देखो कुछ फीचर्स की बात करते हैं pollen grain की। pollen grains की अगर मैं शेप की बात करूँ तो pollen grain जैसे कि आपने देखा जनरली स्फेरिकल होते हैं शेप, मतलब जनरली राउंड इन शेप। डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर इनका 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। Diameter of the pollen grain is 25 to 50 micrometers, 25 से 50 micrometers होता है। What is micrometer? एक माइक्रोमीटर बच्चे कितना होता है? एक माइक्रोमीटर होता है 10 raised to the power -6 meters, 10 raised to the power -6 meters, right? So 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ, what are the various parts of a pollen grain, right? So parts of a pollen grain की अगर मैं बात करूँ तो pollen grain के पास एक hard outer layer होती है called the exine, ठीक है। And there's an inner layer called as the intine. The hard outer layer called as the exine and the inner layer called as the intine. Intine दूसरे पेज पे ये रहा intine। सबसे पहले exine की बात करते हैं। So let me actually show you the exine first, okay? So just give me a moment. Pollen के structure की बात कर रहे हैं। So yeah, this is pretty much what the pollen grain looks like. We've zoomed in. So honestly, तो आपको नजर आएगा जिसमें पता इसका ओवरऑल साइज कितना होता है, डायमीटर बेसिकली 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, इट कंप्लीटली वेरीज, किसी किसी स्पीशीज में आपको अप टू 100 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर भी देखने को मिला। 100 माइक्रोमीटर से छोड़ो, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ द लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन है ना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर क्यूरियस, बट मैं अपने पास टाइम में सब चीज सर्च करती रहती हूँ ना, आई एम वेरी इंक्विजिटिव दैट वे। तो पॉलन ग्रेन में मैंने देखा कि मैक्सिमम कितना साइज हो सकता है, मैक्सिमम साइज का पॉलन ग्रेन, सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन है 2500 माइक्रोमीटर। 2500 माइक्रोमीटर कहाँ, ये 25 से 50, कहाँ वो 2500 माइक्रोमीटर।
और ये 2500 इतना बड़ा पॉलन ग्रेन आपको एक्चुअली किसमें देखने को मिलता है, एक फाइलम है ज़ोस्टेरा, जो आप आगे जाके पॉलिनेशन में ये पढ़ोगे। ज़ोस्टेरा एक्चुअली में सी ग्रासेस होती हैं जो समुद्र में घासें उगती हैं ना, ज़ोस्टेरा दे आर काइंड ऑफ मरीन सी ग्रासेस। उनका जो एक्चुअली पॉलन ग्रेन होता है बहुत लंबा, 2500 माइक्रोमीटर, इट्स अ लॉट राइट फॉर अ पॉलन ग्रेन, इट्स अ लॉट। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करती हूँ पॉलन की लेयर्स की। इफ आई टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ द पॉलन ग्रेन, तो आपको जो बाहर की तरफ बची जो लेयर नजर आ रही है, आउटर लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एक्साइन। ठीक है, जो बाहर की तरफ लेयर है, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द एक्साइन। ये जो स्पाइनी डिसकंटिन्यूअसली ऑरेंज कलर की लेयर नजर आ रही है, ये होती है एक्साइन। अब देखो कितनी रफ है ना, अगर आप उसको ऊपर से देखो तो आपको ये कितनी नुकीली सी पैनी सी नजर आ रही है, वेरी रफ लेयर। ऊपर से आपको नजर आएगा कि ये तो कंटिन्यूस भी नहीं है, बीच बीच में गैप से क्या क्रिएटेड है, बीच बीच में आपको नजर आ रहा है बीच बीच में गैप से क्रिएटेड है। ठीक है, ये बीच बीच में गैप से क्रिएटेड है। इन गैप्स को क्या एक्चुअली में, एक तो ये एग्जाम पहले बस पे स्पाइन नहीं है, काफी हार्ड है, रफ लेयर है। उसके अलावा ये डिसकंटिन्यूस भी है, डिसकंटिन्यूस। इसके अलावा जो दूसरी लेयर है जो आपको अंदर की तरफ नजर आ रही है, तो इन व्हाइट लेयर, द वन दैट यू सी इन व्हाइट, दिस इज द अनदर लेयर, दिस इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज इंटाइन। तो बाहर वाली एग्जाम, द इनर इंटाइन, द आउटर एग्जाम, द इनर इंटाइन। ठीक है, और इंटाइन ऑन द अदर हैंड आप देखो काफी स्मूथ है, काफी थिन स्मूथ कंटिन्यूस लेयर है। So that's those are the differences, right? जैसे एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम इज हार्ड आउटर लेयर, ठीक है, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस लेयर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, यहीं पे इंटाइन की अगर मैं बात करूँ, इंटाइन इनर, इट्स अ थिन इनर लेयर। अब मैं एग्जाम के एक्चुअली फीचर्स की बात करूँ कि एग्जाम एक्चुअली बनी किससे होती है, तो लेट मी शो यू ऑल द पॉइंटर्स फर्स्ट। तो चिकन डिसकंटिन्यूअस, हाँ देखो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ऑरेंज लेयर पे, आपको वो जो स्पाइनी लेयर थी वो कंटिन्यूअस नहीं थी, बीच में आपको कुछ गैप्स नजर आ रहे थे, राइट, यू कुड सी सर्टेन गैप्स, राइट, एंड दीस गैप्स, ये गैप जहाँ पे एक्चुअली में ये वाली लेयर एब्सेंट थी, यहाँ पे लेयर एक्चुअली एब्सेंट थी, तो गैप्स आर एक्चुअली रेफर्ड टू एज जर्म पोर्स। So germ pores are the points where this enzyme is absent, right? And these are exactly the points from where the pollen tube comes out. ठीक है, so if I could show it to you, just a second, तो आप क्लियरली देख सकते हो ना, ये वाली जो लेयर है डिस्कंटिन्यूअस है, बाहर जो आउटर एग्जाइन है डिस्कंटिन्यूअस, आपको बीच में गैप्स नजर आ रहे हैं, these gaps, ठीक है, these gaps are actually referred to as germ pores. germ pores वो पॉइंट्स होते हैं एग्जाइन पे, जहाँ पे एक्चुअली में आपकी वो पोर्स होते हैं एक्चुअली, जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट होती है। So these are the pores which are present on the exam only. I hope that makes more sense. ठीक है, तो एग्जाम बच्चे जो होती है इसकी आउटमोस्ट कवरिंग, एग्जाम जो होती है आउटमोस्ट कवरिंग होती है, इट्स थिक एंड डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जर्म पोर्स पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एग्जाम एब्सेंट होती है, जर्म पोर्स आर द पॉइंट्स वेयर दिस एग्जाम इज एब्सेंट। और ये एग्जैक्टली वही पॉइंट होते हैं जैसे पॉलन ट्यूब बाहर आता है। पॉलन ट्यूब क्या होता है आपको आगे बताऊंगी, जो दूसरी आपको लेयर में पहले इंटाइन, इंटाइन ही आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाते हैं, यू विल लर्न ऑल ऑफ दैट। तो अभी के लिए समझो इन जर्म पोर्स का सिग्निफिकेंस क्या है। जर्म पोर्स का सिग्निफिकेंस है कि दिस जर्म पोर्स आर एग्जैक्टली द पॉइंट फ्रॉम वेयर द पॉलन ट्यूब कम्स आउट। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो देखो टेक्सोनॉमी का सिग्निफिकेंस, अगर टेक्सोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखे जाए, टेक्सोनॉमी इज बेसिकली द होल आर्ट ऑफ putting species into categories, assigning categories, putting them into groups, right, so that it is easier and more convenient for us to study. So हमने वहाँ पे देखा कि अलग अलग species जो होते हैं ना, they have different designs and different textures of pollen because of the presence of exam, because pollen के बाहर ही जो बाहर सबसे outmost exam है, तो अलग अलग आप एनसीईआरटी में भी देखते हैं, एनसीईआरटी में आपको अलग अलग तरीके के डायग्राम्स दे रखे हैं एग्जाम के, ठीक है, अलग अलग पैटर्न, यू सी अ फैसिनेटिंग array of patterns and designs of exam। अब मैं इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूँ, इतना एग्जाम हमने बात कर लिया, ये जो एग्जाम एक्चुअली में बनी किससे होती है, राइट, वो ही पढ़ लेते हैं। एग्जाम की मैं बात करूँ, सो इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एग्जाम। एग्जाम एक्चुअली बनी होती है एक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलेन। अब मैं स्पोरोपोलेन की तारीफ में क्या कहूँ, अब मैं इन तारीफ में क्या कहूँ, इट इज वन ऑफ द इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है, इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। आई मीन you see it's not just the hardest substance, it's also the most resistant substance। I mean कोई भी physical agent, कोई भी chemical agent, कोई भी biological agent degrade नहीं कर पाता है स्पोरोपोलेन को, which is why आप देखते हो हम कितनी सारी species है, plant species, जिनके बारे में हमें पता चला not because they were present or not because we could actually see them, but because we could actually we could actually discover the pollen grains। कितनी सारी extinct species है जिनके बारे में हम पढ़ पाए, जिनके बारे में हमें पता चल पाया, क्योंकि उनके पॉलन ग्रेन्स के अराउंड ये हार्ड कवरिंग होती है एग्जाम के। एग्जाम को कोई डिग्रेड ही नहीं कर पाता। I mean, कितना भी प्रेशर दे लो, हार्शेस्ट ऑफ एसिड, हार्शेस्ट ऑफ केमिकल्स, ठीक है, एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली दे लो, कोई एंजाइम, बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम दे लो, कोई भी एग्जाम को डिग्रेड नहीं कर पाता। और क्योंकि एग्जाम डिग्रेड नहीं होगी तो उसके अंदर का पूरा पॉलन ग्रेन प्रिजर्व रहेगा। सो विच इज वाई
यू नो। अब क्या हुआ उन स्पीशीज के ना, वो स्पीशीज तो मर गए बट उनके ना कहीं थोड़े बहुत पॉलन ग्रेन जो यहाँ वहाँ गिरे हों वो कहीं ना कहीं फॉसिलाइज हो जाते हैं। So because of the presence of enzyme, we could preserve the pollen grains could be used as fossils, ठीक है। उनके fossils बच गए जिनकी मदद से हम उनके और हर स्पीशी का pollen grain अलग होगा और उनके इस एंजाइम की मदद से हम उन स्पीशीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में पढ़ पाए रहे। सो व्हाट इज स्पोरोपोलिन? स्पोरोपोलिन इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन। अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया हु सीक्रेट्स स्पोरोपोलिन? पिपीटम, रिमेंबर? पिपीटम जो होते हैं वो एक्चुअली मेन के अराउंड स्पोरोपोलिन सीक्रेट करती है। स्पोरोपोलिन, ठीक है, it's the most resistant substance, ठीक है। It is resistant towards enzymes, towards acids, alkalis, temperature, pressure, it all, ठीक है। Sporopollen actually में nature की terms से बात करें it's a carotenoid, ठीक है। And the fossils of pollen grains are well preserved due to the presence of sporopollen. In fact ये line है जिससे कई बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन जाता है कि आप pollen grains को fossils की तरह यूज इसलिए कर पाए, fossilize इसलिए कर पाए बिकॉज उनके अराउंड जो हार्ड कवरिंग थी एग्जाइम की विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन में, स्पोरोपोलिन को कोई भी डिग्रेड नहीं कर पाता, तो जो फॉसिल पोलन ग्रेन है इंटैक्ट तो प्रिजर्व रह जाते हैं। परफेक्ट, समझ में आ गया। अब मैं बात करती हूँ दूसरी लेयर की विच इज द इंटाइन, द आउटर एग्जाइम, द इनर इज द इंटाइन, ठीक है। इंटाइन की अगर बच्चे मैं बात करूँ तो इंटाइन इज बेसिकली थिन कंटिन्यूअस लेयर। इंटाइन की अगर मैं बात करूँ तो इंटाइन जो होती है बच्चे, इंटाइन इज एक्चुअली द थिन एंड द कंटिन्यूअस लेयर। इंटाइन जो होती है, इंटाइन होती है थिन कंटिन्यूअस लेयर। क्या होती है? द थिन कंटिन्यूअस लेयर, ठीक है। अब इंटाइन जो होती है ना एक्चुअली में किसकी बनी होती है? इट्स कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। इंटाइन जो होती है किसकी बनी होती है? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज से। एग्जाइम किसकी बनी थी? एग्जाइम वाज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। उसी तरीके से एग्जाइम वाज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, वहीं पे इंटाइन जो होती है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, से पेक्टो सेल्यूलोज होती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आउटर एग्जाइन है, मान लो इसके अंदर अगर मैं इंटाइन बनाऊं, इसके अंदर मान लो अगर मैं इंटाइन बनाऊं, ठीक। अब ये जो इंटाइन है ना, आप जाके देखोगे, अब ये जो आउटर एग्जाइन है, मैंने बताया कि एग्जाइन भी कंटिन्यूस लेयर तो नहीं है, एग्जाइन भी जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूस तो नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ जगह में आपको एग्जाइन्स में आपको ऐसे गैप्स नजर आएंगे, these gaps are filled by germ pores, और इन्हीं germ pores के थ्रू ना ये जो एग्जाइन है, तो इंटाइन इंटाइन एक्सटेंड हो गया पोलन ट्यूब। आई मीन एग्जैक्टली ऐसे नहीं होते, यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, राइट। इसी के थ्रू इंटाइन से बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब्स, राइट। So extension of the intine is what actually forms the pollen tube. Intine extend होके pollen tube बना लेती है। Crystal clear to everyone? और देखना जैसे मैंने बताया, फिर अब 60% of the angiosperms में शेडिंग हो जाती है pollen grain की। अब दिस टू सेल स्टेट होने हैं, एक वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल की, ठीक है। एक वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल जब बना होता है टू सेल स्टेट में 60% में डिवीजन हो जाती है, ठीक है। अब देखिए बचे हुए 40% होते हैं रिलेटिवली a little more sure about themselves, they're like कि हम पूरे तैयार हो गए जाएंगे, हमें पता है कि हम पहुंच जाएंगे सही सलाह एंड द ब्राइट कैन नॉट रिजेक्ट अस। तो 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में द शेडिंग अकर्स एट द 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज क्या होता है? What is the 3 cell state? 3 cell state में you have one vegetative cell और ये जो आपका generative cell होता है। Generative cell actually undergoes mitosis और उससे बनते हैं 2 male gametes, उससे बनते हैं 2 male gametes। तो ये जो germ cell है, generative cell होता है, undergoes mitosis to form the 2 male gametes, ठीक है। And this happens inside anther only because of course 40% में तो अभी shedding हुई नहीं है ना, 40% में जब 3 cell stage attain हो जाएगी उसके बाद वो shed होंगे, तो ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्चुअली हाफ डेवलपमेंट ऑफ pollen grain occurs inside the anther and the remaining half happens on the stigma। इस तरीके की जो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म हो रहा है, इस तरीके के डेवलपमेंट को बोलते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। और ये कॉलेज यू कॉल इट प्रिकॉशियस डेवलपमेंट, वेयर रिमेनिंग 40% में पूरे का पूरे जो डेवलपमेंट है pollen grain का, वो पूरे का पूरा आंसर के अंदर होता है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन। तो ये एनसीईआरटी में कुछ इमेजेस भी हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ फ्यू पोलन बाहर से आपको नजर आ रही है उनके एग्जाम कितनी यूनिक, कितने कितने वेरिएंट्स दिख रहे हैं आपको एग्जाम के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे ना, दैट्स एक्चुअली गोना बी व्हाट, दैट्स एक्चुअली गोना बी जस्ट अ मोमेंट, पोलन एलर्जी, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा पोलन एलर्जी। अब पोलन एलर्जी की मैं बात करूँ तो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, मैं भी आपको ऐसे बताऊंगी। तो इट्स लाइक
instead suddenly, let's say आप कहीं, you've gone out for a walk, and you suddenly started sneezing, wheezing, coughing for no explained reason. अब आपको लग रहा है मैं घर से तो सही सलामत निकला था, अचानक से क्या हुआ, मुझे इतने देर खांसी क्यों आ रही है, मेरी खांसी नहीं रुक रही, आपको छींके आने लगती हैं, किसी की आंखों में इरिटेशन होती है, दिस weird sort of tingling, itchy sensation in the eye, खुजली मचने लगती है किसी किसी को. So different systems majorly associated with the throat and the respiratory tract, right? तो उस केस में क्या होता है ना, कुछ स्पीशीज पॉलन सीजन हो रहा होता है, मतलब हर स्पीशीज का पॉलन सीजन अलग होता है. तो उसी टाइम क्या होता है ना, पॉलन ग्रेन्स होते हैं कुछ स्पीशीज के, जो एलर्जीज कॉज कर सकते हैं. एंड व्हाट इज एन एलर्जी? एलर्जी इज नथिंग बट लाइक it's like an hyperactive response of the human hypersensitivity of the immune system. तो जब बहुत ज़्यादा exaggerated बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स करती है हमारी इम्यून सिस्टम, उसको हम बोलते हैं एलर्जी, राइट? सो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स हमें एलर्जी कर सकते हैं. पॉलन ग्रेन्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन एक्चुअली कॉज एलर्जी इन अस. क्या क्या एलर्जी? ब्रोंकाइटिस और एस्थमा जैसी एलर्जी, ठीक है. एग्जाम्पल्स की अगर बच्चे मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल्स में बच्चे हमारे पास आ जाएंगे पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, ठीक है, एमेरांथिस एंड देन वी हैव कीनोपोडियम. दीस आर फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है. अब जैसे पार्थीनियम की अगर मैं बात करूँ, पार्थीनियम एक्चुअली में तो ये तो अपना था भी नहीं, ये तो इम्पोर्टेड वीट के साथ इंडिया में आ गया. पार्थीनियम, कैरेट ग्रास ये तो अपना था भी नहीं, इम्पोर्टेड वीट के साथ इट केम एंड देन इट स्प्रेड लाइक यू सी. ऐसे लगता है कि अपना ही था, इतना फैल जाता है, इतनी जल्दी फैल जाता है, इतना इन्वेजिव है, ठीक है. उसके पॉलन ग्रेन एलर्जी कर देते हैं. एमेरांथिस जो होता है, ठीक है, चुलई जिसको बोलते हैं एमेरांथिस, ठीक है, कीनोपोडियम हो गया, इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं, दे कैन एक्चुअली कॉज वेरी सीवियर एलर्जीज. और फिर आ जाता है दूसरा टॉपिक अबाउट पॉलन प्रोडक्ट्स. पॉलन प्रोडक्ट की बात करूँ तो देखो, एक्चुअली में आपने देखा ये जो पॉलन ग्रेन था, इसके अंदर आपको लार्ज वेजिटेटिव सेल निकला है, मैंने बोला अबंडेंट फूड रिजर्व होती है, ठीक है. ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा नरिशमेंट होता है. तो कई सारे लोगों ने क्या किया ना, लाइक ह्यूमन इज ग्रीडी, राइट? इट वांट्स टू जस्ट एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग. वो जहां उसे अपना फायदा दिख जाए ना, वो उसे सब चीज चाहिए, वो नो मैटर हाउ इट वांट्स इट, इट जस्ट वांट्स इट फॉर सम रीजन, ठीक है. सो इंसानों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है यार, इफ यू थिंक अबाउट इट. तो इन्हें लगा कि यार वाह यार, मतलब समझे कितना न्यूट्रिटिव टिश्यू, इससे तो हमें नरिशमेंट मिल सकती है. तो उन्होंने उस पॉलन ग्रेन को भी निचोड़ा, उन्होंने कहा काम करते हैं यार, पॉलन ग्रेन इतने ज्यादा फालतू डिस्पोज होते हैं, इन्हें काम में लो. तो उन्होंने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स को एक्चुअली मॉडिफाई करके उन्हें सिरप्स के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, मोस्टली कैप्सूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. एंड these pollen grains, because they have abundant nourishment, बहुत ज्यादा nourishment होता है, तो they're actually taken up by athletes and horses to increase their performance. बहुत ज्यादा अच्छे nutrients, chemicals, बहुत सही optimum concentration में present होते हैं. कई सारे athletes, कई सारे sports person, कई सारे horses, they take it up, to boost or to enhance their performance, right? In the form of tablets and syrup. एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी दे रखे, एक बी pollen tablet का भी दे रखा है, which is actually obtained from England, ठीक है. समझ में आ गया? so far so good, ठीक है. फिर लास्ट जो अपना टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है pollen viability का, राइट? क्या है pollen viability? Alright, now let's discuss the topic of pollen viability. अब बच्चे मैं pollen viability की बात करूँगा. देखो pollen जो है वो शेड हो चुका है, तो 60% में 2 सेल स्टेज पे और जो रिमेनिंग 40% है में 3 सेल स्टेज पे, बट अल्टीमेटली शेड तो होगा. अब शेड होने के बाद ऐसा नहीं है कि कितना भी टाइम हो, कभी ना कभी 1 2 3 4 साल हो जाए, कभी ना कभी पॉलन अल्टीमेटली लैंड कर जाएगा तो वो सक्सेसफुली फर्टिलाइज कर पाएगा ओव्यूल के अंदर बैठे हुए एग को. ना, देयर इज अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन को अल्टीमेटली पहुंचना होता है स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पे, ठीक है. स्टिग्मा पे जाके लैंड करना होता है और वहां पे जाके अल्टीमेटली अगर सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है तो वहां जाके पॉलन ट्यूब बनाना होता है और अल्टीमेटली ओवरी के अंदर बैठे हुए एग को फर्टिलाइज करना होता है. सो देयर इज अ सर्टेन टाइम पीरियड विद इन व्हिच ऑल ऑफ दिस हैज टू हैपन. सो पॉलन वायबिलिटी क्या है? पॉलन वायबिलिटी इज नथिंग but it's the ability of the pollen grains to survive, germinate, and successfully fertilize the egg after it has been shed from the anther, right? So after the shedding of the pollen grain, the time period, कितने टाइम तक पॉलन के पास ये कैपेबिलिटी, क्षमता बचती है. ऐसा नहीं है कि सालों साल. जैसे अगर ह्यूमंस की केस में भी आप बात करते हो तो स्पर्म कैन सर्वाइव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 days, राइट? 3 दिन के बाद वो स्पर्म ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा बॉडी से. ओव्यूल जो हमारा एग होता है, एग 24 से 28 घंटे 24 से 24 से 48 आवर्स का उसका भी लाइफ स्पैन होता है, 1 से 2 दिन, ठीक है. तो ऐसे ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज, हम भी कोई अमर तो है नहीं हर कोई. तो इन द सेम वे
पॉलन जो एक्चुअली रिलीज हुआ है उसे भी एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही स्टिग्मा पे पहुंचना होता है एंड इट हैज टू क्विकली फॉर्म द पॉलन ट्यूब। तो कितने टाइम तक pollen के पास ये ability है कि it can actually land on the stigma and successfully fertilize the egg which is present within it. That's actually referred as pollen viability और ये काफी range करता है, like it can range all the way from a couple of minutes to many months altogether depending upon the species and conditions. ठीक है, तो अब देखो जैसे एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक दे रखा है 30 मिनट्स और एक दे रखा है सेवरल मंथ्स। जैसे 30 मिनट्स दे रखा है फॉर द सीरियल्स जो ग्रामिनी फैमिली होते हैं, राइट, ग्रामिनी फैमिली सीरियल्स की फैमिली जिसको हम पोएसी फैमिली भी बोलते हैं। तो पोएसी फैमिली में अगर आप देखोगे तो पोएसी फैमिली में जो पॉलन है वो सिर्फ 30 मिनट के लिए वायबल रहता है, यानी एंथर की शेड होके एंथर में से शेड होते ही पॉलन ग्रेन को आधे घंटे के अंदर अपने स्टिग्मा पे लैंड होना होता है, जाके पॉलन ट्यूब बनाना होता है। आधे घंटे में अगर ये लैंड होकर पॉलन ट्यूब बना लेता है वेल एंड गुड, अदरवाइज द पॉलन इज नो यूज, इट्स फ्यूटाइल, एकदम बिल्कुल खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद वो सही बचता ही नहीं है सही कंडीशन में। तो 30 मिनट के अंदर ही उसे एक्चुअली पॉलन उस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करके फिर पॉलन ट्यूब बनाना होता है। सो द टाइम पीरियड इज 30 मिनट। ठीक है, तो सीरियल्स एक ग्रामिनी फैमिली में मेंबर्स हो गए, व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया। ठीक है, व्हीट, मेज, राइस वगैरह में 30 मिनट के अंदर ही द पॉलन हैज टू लैंड। वहीं पे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें ये जो पीरियड होता है सेवरल मंथ्स का होता है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ अब इसको मैं जो ये वाली तो 3 फैमिलीज एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसको मैंने याद किया है विद द निमोनिक LSR। एल एक्चुअली स्टैंड्स फॉर LSR, ऑफ कोर्स हम सबने सुना है लेडी श्री राम कॉलेज के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन द कंट्री, राइट, लेडी श्री राम। तो मैंने इसे LSR से याद कर रखा है। L स्टैंड्स फॉर लेग्यूमिनेसी फैमिली, S स्टैंड्स फॉर सोलोनेसी, R स्टैंड्स फॉर रोसेसी। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली जिसको हम फेबेसी फैमिली बोलते हैं, मटर की फैमिली। तो फेबेसी फैमिली के केस में जब उनको पॉलन होता है वो कई महीनों तक वायबल रहता है। सोलोनेसी फैमिली विच इज आलू की फैमिली, आलू, टमाटर, दतूरा, पिट्यूनिया, सुलेनम, इनकी जो फैमिली है इनके केस में जो पॉलन है कई महीनों तक वायबल रहता है। रोसेसी फैमिली जिसमें आ जाता है रोज, पीच, प्लम, प्लम, पीच, रोज। ठीक है, रोसेसी फैमिली के मेंबर्स में जो पॉलन है कई महीनों तक वायबल रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रिलेशन, राइट? सो दैट्स क्लियर टू एवरीवन। अब हम एक्चुअली मूव ऑन करते हैं टू द लास्ट टॉपिक व्हिच इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलन बैंक। अब देखिए पॉलन बैंक्स क्या होता है। अब आपने, आई एम नॉट वेरी श्योर कितने लोगों ने आज के टाइम पे, ऑफ कोर्स, बट आज के टाइम पे बिकॉज इतनी अवेयरनेस है तो आई एम श्योर लोगों ने सुना तो आपने सुना होगा ना आज के टाइम में एग फ्रीजिंग कितना ज्यादा कॉमन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई डोंट वांट टू डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, बट इफ यू टॉक अबाउट इट, एग फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट कितना कॉमन हो गया। बैक देन देखो, जब हम आज से अगर हम कम से कम 2000 तक की भी बात कर लें, कपल ऑफ डेकेड्स बैक, ठीक है, तो आप देखते थे लड़कियों की शादी कितनी जल्दी करा दी जाती थी। 18 20 तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। They would actually get married, they were like sent, they were married at a very very young age। तो आप उस केस में देखते हो, तो उस केस में यूजुअली अगर बायोलॉजिकली देखो तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट बायोलॉजिकली हम बोलते हैं देयर इज अ बायोलॉजिकल साइकिल व्हिच इज ऑफन एसोसिएटेड विद द फीमेल। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था, उस केस में ऑफ कोर्स बैक देन वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा हाइप टॉपिक भी नहीं था, क्योंकि द फीमेल्स वर गेटिंग मैरिड अर्ली। ठीक है, दे वर हैविंग किड्स अर्ली, तो 20-25 साल तक तो उनके बच्चे हो जाते थे, राइट। बट आज के टाइम में व्हेन वुमेन आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द हाउस होल्ड एंड दे आर प्लानिंग नॉट टू गेट मैरिड, तो उस केस में आज के टाइम में अपने कॉन्सेप्ट देखा है, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एग फ्रीजिंग हैज अरोज। ठीक है, let's say even in the late 30s or let's say in the 40s, if some of them want to have kids, they can still choose to have kids। तो वो क्या कहते हैं, अपने एग्स को फ्रीज करा देती हैं दिस एग बैंक। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास होते हैं स्पर्म बैंक, ऐसे होते हैं पॉलन बैंक। अब इनके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलन, अब देखो इनके पीछे ना कारण कई सारे हो सकते हैं। जैसे कुछ केस में तो क्या होता है ना, टू प्रिजर्व द पॉलन ग्रेन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब कई सारी प्लांट स्पीशीज हैं व्हिच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो गायब होने की कगार पे हैं, कि अगर उन्हें प्रिजर्व नहीं किया गया, जैसे टाइगर था एक टाइम पे, ठीक है, फिर टाइगर बिल्कुल गायब होने की कगार पे थे फ्रॉम अर्थ, तो वो सेफ टाइगर वाला पूरा कैंपेन चलाया गया था। ऐसी कई सारी प्लांट स्पीशीज है व्हिच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो उनके पॉलन ग्रेन्स को हमने प्रिजर्व कर लिया इन एक बैंक। ठीक है, अब देखो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं लाइक व्हाई एज टू दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो हम बोल रहे थे कि कुछ स्पीशीज है व्हिच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो टू स्टोर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दो स्पीशीज, ठीक है, ऑफ दोज इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, फॉर फ्यूचर पर्पसेस। ठीक है, तो हमने पॉलन बैंक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब क्या होता है ना, यूजुअली आप देखो पॉलन बैंक पे पॉलन ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं लैब्स में। ठीक है, और इस टेक्निक का नाम होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इस पूरी की पूरी टेक्निक को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जब हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर, सच अ लो टेम्परेचर कि उसके अंदर होने वाले जितने भी सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन है दे कम्प्लीटली सीज।
एकदम स्टॉप हो जाए, राइट. सो अ टेम्परेचर एज लो एज -196 डिग्री सेल्सियस, एंड यस दिस डेटा हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. ठीक है. सो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या टेक्निक है, जब हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करें लैब्स में या बैंक्स में. बैंक ये मनी वाले बैंक नहीं होते, दीज आर काइंड ऑफ स्टोरेज एरियाज, कंटेनर्स. ठीक है. जिनमें हम इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते थे कि उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन ना हो, और वो जिस स्टेज में है वो उसी स्टेज में रुक जाए. ठीक है. और किसके अंदर डिप करके वी स्टोर इट इन लिक्विड नाइट्रोजन. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. ये छोटा सा एक डिटेल दे रखी है बस एनसीईआरटी में, एंड विच इज व्हाई आई मेंशन्ड इट राइट हियर. ठीक है. फिर बच्चे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. अब फीमेल पार्ट की अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नाउ दैट वी आर डन विद द मेल वर्ल्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल वर्ल्ड. और फीमेल वर्ल्ड की अगर हम बात करें इसके में मोमेंट, मेल्स का हो गया. मेल्स मैंने आपको बता दिया, राइट. The pollens can be stored at -196 degree Celsius in liquid nitrogen and pollen banks. अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट विच इज स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, दैट्स डिस्कस इट प्राइस इन डिटेल. अब देखो एग्जैक्टली क्या होता है एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट, राइट. So this is pretty much what the female part looks like, right? If you see it carefully, this is what the female part looks like, right? ये आपका पूरा का पूरा फीमेल पार्ट, जिसको आप पिस्टल या कार्पल बोलते हो. ठीक है. अब पिस्टल एंड कार्पल फर्दर हैज गॉट 3 parts to it, right? Pistil and carpel is further got 3 parts to it. You have the stigma. ठीक है बच्चे. फिर आपके पास क्या है, you know the cell has style and then you have the ovary, right? So there's the stigma, there's the style, and then there's this ovary, right? So stigma, style and ovary, stigma, style and ovary. ये हो गया pistil of the flower. अब क्या होता है ना, usually आप एक transverse section लेते हो, आप एक कट लगाते हो, you take this transverse section. क्या करते हो आप एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो. उसका आप कैसे लेते हो, आप उसको समझने की कोशिश करो. आपने कट लगाया, ओवरी, यू कंसर्न विद द ओवरी, राइट. अब स्टिग्मा अलग अलग पार्ट्स की अगर मैं बात करूँगी ऑफकोर्स वन बाय वन एट अ टाइम. जैसे अगर मैं स्टिग्मा की बात करूँ तो स्टिग्मा बेसिकली क्या है, स्टिग्मा इज बेसिकली द लैंडिंग प्लेटफॉर्म. स्टिग्मा जो है वो एक तरीके से लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए. पॉलन ग्रेन्स अल्टीमेटली आएंगे स्टिग्मा पे गिरेंगे. ठीक है. और स्टिग्मा पे एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स के बीच में और स्टिग्मा के बीच में केमिकल डायलॉग्स होगा. यू नो स्टिग्मा के पास, पॉलन ग्रेन्स के पास अपने कुछ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स होंगे. ठीक है. स्टिग्मा के पास अपने कुछ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स होंगे. अगर ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो पॉलन रिकग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ मेरी स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन है. मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि लड़का आया. ठीक है. अब मान लो आपको भी लड़का पसंद है और लड़की को भी लड़के पसंद है, बातचीत हो गई, कंपैटिबिलिटी बैठ गई, तो रिश्ता फिक्स करा दिया जाएगा. ठीक है. तभी बात आगे बढ़ाई जाएगी. अब मतलब ऐसा थोड़ी है कि हर कोई भी लड़का आ जाएगा तो हम उसको हाँ बोल देंगे, ऐसा भी नहीं होता, राइट. इन द सेम वे प्लांट्स में भी यही होता है कि ऐसा थोड़ी है कि मान अब देखो पॉलिनेशन बिकॉज एक बहुत चांस इवेंट है. और तो पॉलिनेटर या फिर लेट्स से अगर पॉलिनेटर नॉन बायोटिक एजेंट्स है या एबायोटिक एजेंट है, जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गई, तो उसको थोड़ी पता है कि क्या कहते हैं एप्पल का पॉलन ग्रेन मुझे एप्पल के प्लांट पे जाके गिराना है, मैंगो का पॉलन ग्रेन मैंगो के प्लांट पे. मान लो से मैंगो का वो जो पॉलन ग्रेन है वो एप्पल के प्लांट पे गिरा दिया. ठीक है. तो क्या होगा, एप्पल और मैंगो से कुछ अलग फ्रूट बन जाएगा. ठीक है. एप्पल का एग है, ठीक है, मैंगो का पॉलन ग्रेन है, फ्यूज़ होकर कुछ अलग थोड़ी बन जाता है. आम का पेड़ एक आम की पेड़ को जन्म देता है. एन एप्पल ट्री गिव्स राइज टू एन एप्पल ट्री. ह्यूमन बीइंग गिव्स राइज टू ह्यूमन. क्यों? क्योंकि कुछ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स होते हैं वो मैच करते हैं. विच इज़ वाई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इकोलॉजी में, राइट, कि ओनली मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स. ठीक है. तो एप्पल एक अलग स्पीशीज़ है, मैंगो एक अलग स्पीशीज़ है. ठीक है. वरना तो फिर कुछ भी स्पीशीज़ बन जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता. तो यहाँ पे पूरा केमिकल एक्सचेंज, केमिकल डायलॉग होता है. उसके बाद आ जाते हैं ये जो लंबा स्लेंडर, द लॉन्ग स्लेंडर थिन पोर्शन ऑफ द स्टाइल. ठीक है. जिसको हम स्टाइल बोलते हैं. स्टाइल क्या होता है, आपके स्टिग्मा को आपके ओवरी से कनेक्ट कर रहा होता है. स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहा होता है. ओवरी जो एक्चुअली में होता है ना, ओवरी इज एक्चुअली द फर्टाइल पार्ट. जैसे इस केस में मेल के केस में एंथर वाज द फर्टाइल पार्ट, इधर फीमेल के केस में ओवरी इज द फर्टाइल पार्ट. तो मैंने क्या किया, ओवरी का नाम एक ट्रांसवर्स सेक्शन, आप क्लियरली देख सकते हो. ओवरी का एक ट्रांसवर्स सेक्शन करके ओवरी को हम देखते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स ऑब्जर्व द ओवरी केयरफुली. लेट्स सी द डिफरेंट पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट. ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ ओवरी की, तो ओवरी में आपको नज़र आ रहे होंगे, आप ध्यान से देखो. ओवरी में आपको स्पेस नज़र आ रही है, दिस एम्प्टी स्पेस दैट यू सी. जो कमरे जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कमरा है और उस कमरे में ही कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. तो दिस एम्प्टी स्पेस दैट यू सी, दीज आर एक्चुअली रेफर्ड टू एज लॉक्यूल्स. ठीक है. दीज चेम्बर्स दैट यू सी विद इन दी ओवरी बच्चे, दीज चेम्बर्स आर एक्चुअली रेफर्ड एज लॉक्यूल्स. दीज आर द चेम्बर्स विद इन दी ओवरी. ठीक है. एक ओवरी के अंदर एक चेम्बर भी हो सकता है. मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मान लो आपका घर है, आपके घर में एक कमरा भी हो सकता है, आपके घर में कई सारे कमरे भी हो सकते हैं. द सेम वे ओवरी के अंदर जो पूरी की पूरी एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रही है, इनको हम बोलते हैं लॉक्यूल. यू नो एन ओवरी कैन हैव अ सिंगल लॉक्यूल, उसका मोनोलॉक्यूलर कंडीशन बोलते हैं. और देन देयर इज मल्टी लॉक्यूलर कंडीशन, बाई लॉक्यूलर कंडीशन भी देखने को मिलती है. तो ये लॉक्यूल होते हैं.
Again chambers, see they are nothing but they are the chambers of the cavity inside the ovary. ठीक है, अब आपको कुछ ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे, ये बीज जैसे स्ट्रक्चर, और ये बीज तो नहीं है बट यू सी दी सीड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर एक्चुअली ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ये सीड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप क्या बोलते हो, ओव्यूल्स बोलते हो। अब उसके बाद आपको येलो कलर का ये टिश्यू नज़र आ रहा होगा, डू यू सी दिस येलो कलर टिश्यू, दिस इज एक्चुअली द न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं जिसे प्लेसेंटा, ये एक्चुअली न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ह्यूमन बींग्स में भी तो प्लेसेंटा होता है, कि हर स्पीशीज में आपको मोस्टली प्लेसेंटा देखने को मिलता है, राइट। प्लेसेंटा इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू, इन द सेम वे प्लांट्स में भी प्लेसेंटा होता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपने, आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नोटिस, अगर आप ध्यान से देखो ना, इफ आई वर टू ज़ूम दिस इन, you see these are the ovules, right? Ovules actually means placenta से attached them with the help of these stalk-like structures. ये डंडी जैसे स्ट्रक्चर्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, जो डंडी जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली रेफर्ड टू एज फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं बच्चे से, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। So ovules जो है वो प्लेसेंटा से अरेंज होते हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्ट्रक्चर्स विच आर रेफर्ड टू एज व्हाट, दे आर रेफर्ड टू एज फ्यूनिकल। आई होप दैट्स परफेक्टली क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। अब एक्चुअली में ना देखो, जैसे कि प्लांट्स के केस में हमने एंथर में, एंथर को हमने क्या बोला था, एंथर के अंदर वो जो कैविटीज़ थी, एंथर के अंदर वो जो कैविटीज़ थी, जो स्पोरेंजिया, उनको हमने क्या बोला था, दे वर रेफर टू एज द माइक्रोस्पोरेंजिया। इन सेम वे फीमेल्स के केस में द मेगास्पोरेंजिया इज एक्चुअली द ओव्यूल्स, राइट। ओव्यूल्स के अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे, ओव्यूल्स के अंदर, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर आपको एक्चुअली में सीड या एग देखने को मिलेगा। तो ओव्यूल्स जो हैं, दे आर एक्चुअली मेगास्पोर्स, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोर्स टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल इन डिटेल, लेट्स डू इट टुगेदर। तो जैसे मैंने आपको बोला, एक ओव्यूल को हमने जूम करके दिखाया, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ओव्यूल को हमने क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम, मेगा फॉर फीमेल, स्पोरेंजियम इज द कैविटी जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो, मैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल के बारे में बात करेंगे, दिस इज व्हाट द ओव्यूल लुक्स लाइक। लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे मान लो मैं उस टिश्यू को बना रही थी प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ पे वो जो टिश्यू था प्लेसेंटा, लेट्स जस्ट ड्रॉ दैट, ठीक है। ये रहा प्लेसेंटा वाला टिश्यू आपका। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये जो अगर आपका ओव्यूल है, ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है, ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक-लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइलम, सॉरी कॉल्ड एज फ्यूनिकल, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक-लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्यूनिकल, ठीक है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे बॉडी ऑफ द ओव्यूल से अटैच होती है, फ्यूनिकल जो है जिस पॉइंट पे बॉडी ऑफ द ओव्यूल से अटैच है, बेसिकली ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। सो हाइलम इज नॉट अ स्ट्रक्चर पर से, इट्स जस्ट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, राइट। तो वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे एक्चुअली फ्यूनिकल जो है बॉडी ऑफ द ओव्यूल से अटैच होती है, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द हाइलम। तो हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद इन द ओव्यूल बॉडी, विद द ओव्यूल बॉडी। अब मैं बात करती हूँ ओव्यूल के अराउंड ना कवरिंग्स होती है। हम देखो, जितना आपको बेसिक अगर आपको पता होगा, विच आई एम श्योर सबको पता है, हम सबको इतना तो पता ही होता है ना कि ओव्यूल ही आगे जाके सीड बनेगा, और जो ओवरी है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। कैसे होती है, समथिंग दैट वी स्टिल नीड टू टॉक अबाउट। तो जैसे मैंने बताया, ओव्यूल ही आपको इतना बेसिक तो पता है ना कि ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है, ओवरी आगे जाके फ्रूट बनती है। सीड के कवरिंग्स होते हैं, सीड को, तो इन द सेम वे ओव्यूल में भी एक्चुअली कवरिंग्स होती हैं, राइट। ओव्यूल के आप कुछ कवरिंग सीखेंगे। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग नजर आ रही है, दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज द आउटर इंटेगुमेंट। लेट मी जस्ट एक्चुअली हाईलाइट इट फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट अ मोमेंट। अगर आपको नजर आ रहा है, जूम में चल, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग नजर आ रही है, दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट। ये बाहर वाली जो कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, द आउटर इंटेगुमेंट। अंदर वाली जो लेयर नजर आ रही है, देखो बाहर वाली तो क्या हो गई, बाहर वाली जो हो गई दैट्स द आउटर इंटेगुमेंट। बट ये अंदर वाली जो दो लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट। मुझे आपने बुक्स में देखा भी होगा कि हम ओव्यूल को एक्चुअली में इंटेगुमेंटल मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम बिकॉज इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, तो इट इज़ द कैविटी जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, हेंस बनेंगे मेगास्पोरेंजियम। और इसके अराउंड कवरिंग है, तो हम इसको बोलते हैं, बिकॉज इसके अराउंड इंटेगुमेंट है, तो इट्स एक्चुअली रेफर्ड एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। आई होप दैट मेक्स मोर सेंस नाउ, डज इट, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब अगर आप ध्यान से समझो, ठीक है, अगर अब आप ध्यान से समझो, तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट मोर, ठीक है। अब आपको इन इंटेगुमेंट्स के अंदर आपको मास ऑफ, जैसे वहाँ पे आपको एंथर के केस में एक मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू देखा था, यहाँ पे भी आपको ये मास ऑफ होमोजीनस यानी एक जैसा दिखने वाला, ये जो आपको मास ऑफ होमोजीनस टिश्यू नजर आ रहा है, दिस मास ऑफ होमोजीनस टिश्यू दैट यू सी इन द ओव्यूल, दिस इज एक्चुअली रेफर्ड टू न्यूसेलस बोलते हैं इसको। और जैसे वहाँ पे
sporogenous cells. Let's just compare. These are called homologies. You compare in your study. Comparative study is always better, always more beneficial. स्पोरोजेनस सेल्स में आपने देखा था, स्पोरोजेनस टिश्यू में जो स्पोरोजेनस सेल्स थे उनमें से कुछ स्पोरोजेनस सेल्स थे जो किसमें कन्वर्ट हो गए थे, माइक्रोस्पोम मदर सेल, जो पॉलन मदर सेल. इन द सेम वे न्यूसेलस में एक्चुअली कुछ सेल्स होंगे जो कन्वर्ट हो जाएंगे मेगास्पोम मदर सेल्स में. ठीक है, तो उसमें ना एक्चुअली दोनों में डिफरेंस बस यही है कि उस केस में स्पोरोजेनस टिश्यू में कई सारे सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं पॉलन मदर सेल में, उनसे आके कई सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, कई सारे पॉलन ग्रेन्स बनता है. फीमेल्स में ऐसा नहीं होता. फीमेल्स में से न्यूसेलस का सिर्फ एक ही सेल होता है जो ग्रो होता है साइज में, और अल्टीमेटली उससे आगे जाके 4 मेगास्पोर्स बनते हैं. तो यहाँ पर उन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक, द वन टुवर्ड्स द चिलेज़ल एंड, अभी मैं बताऊँगी क्या होता है चिलेज़ल एंड या माइक्रोपाइलर एंड, उन 4 मेगास्पोर्स में सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है. उसी को वो ही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाता है, फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो साइट बोलते हैं. तो मेल गेमेटोफाइट वाज द pollen grain, female gametophyte is basically the embryo sac. I hope that's clear to everyone. Now if you actually observe this carefully, ठीक है, इतना समझ में आया. अब देखो, आप क्लियरली देख सकते हो ये जो पूरे का पूरा ओव्यूल है, लेट मी जूम आउट. ठीक है, अब आप पूरे का पूरा का ध्यान से देखो तो ओव्यूल मोर और लेस एक ग्लोब जैसे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, राइट. जैसे हमारा अर्थ का ग्लोब, लाइक अर्थ एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, राइट. तो उस अर्थ के भी 2 पोल्स होते हैं. अगर मान लो हमारा अर्थ जो है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है तो अर्थ के भी 2 पोल्स होते हैं. एक होता है अर्थ का नॉर्थ पोल, ठीक है, एक होता है अर्थ का साउथ पोल. ऐसे ही बिकॉज हमारा ओव्यूल भी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है तो इसकी भी पोलैरिटी होती है. ठीक है, इसके भी 2 पोल्स होते हैं. ठीक है, तो दिस पोल, दिस ये वाला एक पोल जो है इसको हम बोलते हैं चिलेज़ल एंड, एंड द अदर एंड इज एक्चुअली रेफर्ड टू द माइक्रोपाइलर एंड. तो एक पोल को हम बोलते थे चिलेज़ल एंड, एक पोल को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. अब कौन सा क्या है, अब चिलेज़ल एंड यूजुअली जो होता है ना, चिलेज़ल एंड इज यूजुअली प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस ऑफ द ओव्यूल. चिलेज़ल एंड यूजुअली प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द ओव्यूल पे, और माइक्रोपाइलर एंड जो होता है यूजुअली प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द टॉप. ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट से देखो तो आप बोलेंगे हैं चिलेज़ल एंड यूजुअली प्रेजेंट होता है बेस पे. अपेरेंटली बेस तो ये होना चाहिए स्ट्रक्चर का, दिस शुड बी द बेस एंड दिस शुड बी द टॉप. ठीक है, तो बेस अगर ये है तो यहाँ पे चिलेज़ल एंड तो नहीं है. चिलेज़ल एंड तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला चिलेज़ल एंड होता है बेस पे, यानी बेस ऊपर की तरफ है और टॉप नीचे की तरफ है, विच मीन कि ओव्यूल उल्टा सा नहीं नज़र आ रहा. यस, एंड दैट्स ट्रू माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स के केस में जो ओव्यूल होता है ना, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है. इट्स एन इन्वर्टेड ओव्यूल एंड दिस इन्वर्टेड ओव्यूल इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज एनाट्रोपस ओव्यूल. क्या बोलते हैं बच्चे इस कंडीशन को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. सबको समझ में आ रहा है? सो फार सो गुड, वी आर गोइंग फाइन, वी आर नॉट रशिंग थ्रू द कॉन्सेप्ट. ठीक है, इस तरीके के ओव्यूल को बच्चे क्या बोलते हैं, इस तरीके के ओव्यूल को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. समझ में आ गया? अब एनाट्रोपस से इन्वर्टेड ओव्यूल का क्या कॉन्सेप्ट है. अब देखो, बहुत ही प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स, बहुत ही प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स की अगर आप बात करो ना, बहुत ही पुराने एंजियोस्पर्म्स की, उनमें आपको पहले ही आपको स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट ओव्यूल देखने को मिलता था जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. वरना ज़्यादातर में आपको उल्टा इन्वर्टेड ओव्यूल देखने को ही मिलता है, इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, कुछ जिम्नोस्पर्म्स में आपको एक्चुअली देखने को मिलेगा स्ट्रेट ओव्यूल यानी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, तो ओव्यूल्स के भी अलग अलग शेप्स होते हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई हैव इट विद मी हियर. I don't think so. I have it. Just a moment. Let me just check. No, maybe not. Just a moment. Let me see if I have it. No, I don't. I don't have it with me at the moment. हाँ, बट अब ये ध्यान रखो कि अपने एंजियोस्पर्म्स के केस में तो हमारे पास इन्वर्टेड ओव्यूल है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल. सो फार सो गुड. ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं. अब देखो, हाइलम हमने समझ लिया क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. इंटेगुमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स. न्यूसेलस ये मास ऑफ सेल्स होता है. ठीक है, इनसाइड द इंटेगुमेंट्स एंड दीज सेल्स हैव अबंडेंट फूड रिजर्व. इनमें से एक सेल आगे जाके क्या बनेगा, द मेगास्पोर, राइट. तब देखो, माइक्रोपाइलर मैंने बता दिया, माइक्रोपाइलर टुवर्ड्स द टिप ऑफ द न्यूसेलस दैट्स नॉट कवर्ड बाय द इंटेगुमेंट्स. तो माइक्रोपाइलर रीजन को आप डिफाइन कैसे करते हो. माइक्रोपाइलर एंड पे आपकी ओपनिंग सी नजर आ रही है, राइट. तो देखो, यूजुअली आप देखोगे पूरे के पूरे ओव्यूल के अराउंड आप ये देख रहे हो, ये रहा आउटर इंटेगुमेंट्स, ये अंदर की तरफ है इनर इंटेगुमेंट्स. पूरे के पूरे ओव्यूल के अराउंड ये कवरिंग्स हैं, राइट. बस सिर्फ माइक्रोपाइलर वाले रीजन में आपको ये इंटेगुमेंट्स नजर नहीं आ रहे. सिर्फ माइक्रोपाइलर वाला रीजन वो होता है द टिप ऑफ द न्यूसेलस, वो पोर्शन ऑफ द न्यूसेलस जहाँ पे इंटेगुमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, एंड दैट लीड्स टू अ स्मॉलर ओपनिंग, और इस वाले पोर्शन को ही हम माइक्रोपाइलर एंड बोलता है. ठीक है, अब माइक्रोपाइलर एंड इज द, ठीक है,
अब चिलेज़ल एंड की बात करूँ, चिलेज़ल एंड इज राइट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड विच इज़ द बेस ऑफ द ओव्यूल, राइट। अब एम्ब्रियो सैक क्या होता है सब कुछ पढ़ते हैं। तो अब देखो, अब पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा मेगास्पोरोजेनेसिस का। किसका आएगा? मेगास्पोरोजेनेसिस का। इतना बेसिक अभी हमने समझा, ठीक है। देखो मैं इसे कुछ अपने नोट्स के थ्रू और पढ़ा देती हूँ, अब समझने की कोशिश करना है। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू रियली अंडरस्टैंड दिस, ओके। बट बिफोर वी एक्चुअली गो देयर, आई जस्ट वांट टू कम बैक, और शैल वी गो बैक लेटर, ठीक है। नहीं, अभी काम करता है अभी, बिकॉज मेगास्पोरोजेनेसिस हमने स्टार्ट कर ही लिया है, तो व्हाई नॉट लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स डिस्कस दिस ओनली इन डिटेल, ओके। अब बच्चे अगर मैं बात करूँ मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो अभी हमने बात की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो एग्जैक्टली कैसे होता है। नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस कि फीमेल्स में मेगास्पोर कैसे बनता है। तो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? इफ यू स्प्लिट द वर्ड मेगा मीन्स फीमेल, स्पोरो मतलब स्पोर्स बनाना, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स किससे बनेंगे? जैसे माइक्रोस्पोर्स बने तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से, द सेम वे मेगास्पोर्स किससे बनेंगे? मेगास्पोर मदर सेल से। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा एक्चुअली में, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये आपका न्यूसेलस का ही एक सेल बचे, नॉट दिस इज नॉट या वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस काइंड ऑफ टेक्स अप द फंक्शन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि न्यूसेलस के कई सारे सेल्स बोलेंगे कि क्या कहते हैं हमें मेगास्पोर मदर सेल बनना, सिर्फ एक सेल आउट ऑफ द मेनी सेल्स ओनली वन ऑफ देम डिफरेंशिएट्स एज मेगास्पोर मदर सेल। और इस मेगास्पोर मदर सेल में जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड है, इसी में आगे जाके मियोसिस होगी, और इस मियोसिस से आगे जाके क्या बनेगा? मियोसिस से आगे जाके 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसमें से सिर्फ एक ही होता है जो फंक्शनल रहता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट। तो ये रहा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस बना हुआ, मियोसिस के बाद ये 2 डॉटर सेल्स बने, दिस इज द मेगास्पोर डायर, मियोसिस 2 होगा, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। आपको क्लियरली नजर आ रही है, चारों के 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। ना आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स, आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स 3 ऑफ देम डीजेनरेट। So generally only one out of the 4 megaspore remains functional, the others degenerate. And which one is this megaspore? जो चिलेज़ल एंड की तरफ, बेस ऑफ द ओव्यूल की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, मैं आपको इसको नोट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, अब इसको ना एक्चुअली मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है, लाइक एज टू हाउ डू यू गो अबाउट इट। अब देखो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका फंक्शनल मेगास्पोर, तो ओके, सो वी स्टार्ट, वी गो अ लिटिल बैक, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला, न्यूसेलस में से एक जो सेल होता है दैट स्टार्ट्स बिहेविंग एज द मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसकी प्लॉइडी की अगर मैं बात करूँ, डिप्लॉइड होता है, एंड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस विच इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते थे MMC, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल को भी MMC करोगे तो थोड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं ना, मेगास्पोर मदर सेल को हम नहीं, मतलब यूजुअली कन्वेंशन क्या है, हम मेगास्पोर के लिए ना G लगा देते थे, MMC ऐसे। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट मेगास्पोर मदर सेल। सो एक सेल है न्यूसेलस का जो डिफरेंशिएट हो गया इनटू मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, दिस इज यू नो इट हैज़ अबंडेंट साइटोप्लाज्म, यू नो, तो काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, इसी में एक्चुअली मियोसिस होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद क्या बनते हैं बच्चे? 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ओव्यूल देखोगे ना, तो यहाँ पर मैंने ओव्यूल को सीधा कर दिया है, उसी उल्टे ओव्यूल को मैंने सीधा कर दिया, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको माइक्रोपाइलर एंड नज़र आ रहा होगा, नीचे की तरफ ही चिलेज़ल नज़र आ रहा होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये सीधा ओव्यूल है, ठीक है। बट सीधा उल्टा हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? दैट डिपेंड्स अपॉन यू नो यू क्लियरली सी इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है, तो माइक्रोपाइलर एंडर्स के राइट ऑपोजिट होता है चिलेज़ल एंड। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 4 मेगास्पोर्स बने, उसमें से जो ऊपर के 3 है, द वन टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड से स्टार्ट करो, 1 2 3 काउंट करो, ये 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक जो वन टुवर्ड्स द चिलेज़ल एंड, तो वन टुवर्ड्स द चिलेज़ल एंड रिमेन्स फंक्शनल, ये होता है फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? देखो, अगर तुम्हारा जो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था और उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो ये जो तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर है, ये क्या होगा? हैप्लॉइड, ठीक है। इसकी प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। एंड वेयर विल इट बी प्रेजेंट? विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द चिलेज़ल एंड। और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाएगा? जैसे हम माइक्रोस्पोर ही तो फिर डेवलप हुआ था इनटू द पॉलन ग्रेन और द मेल गेमेटोफाइट, यहीं पे ये मेगास्पोर जो होगा ये डेवलप होगा एंड इवॉल्व होगा इनटू डेवलप होगा इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट विच इज़ द एम्ब्रियो सैक। लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब हमारे पास ये फंक्शनल मेगास्पोर है, राइट, टुवर्ड्स द चिलेज़ल एंड। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में आप मियोसिस तो और करा नहीं सकते, ऑलरेडी हैप्लॉइड कंडीशन है। हैप्लॉइड से N/2 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। N/2 कुछ नहीं होता, आ जाए तो क्रोमोसोम थोड़ी होंगे, ठीक है।
तो इस फंक्शनल मेगास्पोर्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ इन जनरल कि पूरे आपने ये जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़ा, द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, कितना माइटोटिक डिविजन हो गए थे टोटल? अगर हम देखें तो देखो तो फर्स्ट सबसे पहले मियोसिस हुआ, ठीक है, यानी एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था उसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद आपको क्या मिला, 4 मेगास्पोर, ठीक है, जिसमें से अगर मैं सिर्फ एक मेगास्पोर की बात करूँ, एक मेगास्पोर में पहली बार एक बार माइटोसिस होता है जिससे बनता है एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल में एक बार माइटोसिस होता है जिससे बनते हैं 2 मेल गैमेट, तो 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, ठीक है। द फीमेल सेड वेल वी कैन डू बेटर, वी कैन डू अ लिटिल मोर। इनमें एक्चुअली एक मियोसिस हुआ, एक मियोसिस तो आपने देख ही लिया ऑफकोर्स, एक मेगास्पोर से मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बने। अब जो माइटोसिस होंगे मेल में होते हैं 2, इनमें होंगे 3। दे लाइक वी वांट टू डू 1 स्टेप एक्स्ट्रा, वी वांट टू डू मोर देन द बॉयज़ एंड दे डू दैट। इनमें 3 माइटोसिस देखने को मिलते हैं। तो अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, लेट्स से ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें पहला माइटोसिस हुआ। अब यहाँ पे जो माइटोसिस हो रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस का कैरोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। कैरोकाइनेसिस इज जस्ट दिस डिवीजन ऑफ द डॉटर, दिस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, देयर इज नो डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो सेम साइटोप्लाज्म में अगर आपको 2 न्यूक्लियस दिखेंगे तो मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन अपीयर होगी, जो कि होती है इनिशियल। बाद में जाके वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा और उनके अराउंड वॉल्स बन जाएंगे एंड देयर विल बी सेल फॉर्मेशन। बट स्टार्टिंग में आप देखोगे जब डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, कैरोकाइनेसिस हैपन बट साइटोकाइनेसिस डज नॉट, ठीक है। तो जो फर्स्ट माइटोसिस है दैट्स अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, प्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, तो एक न्यूक्लियस से आप क्लियरली देखो 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। एक न्यूक्लियस से अगर आप देखो, एक न्यूक्लियस से क्या बन गए, एक न्यूक्लियस से क्या बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। इट्स अ 2 न्यूक्लियेटेड कंडीशन, ठीक है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस है ना, इनमें क्या होगा, ये दोनों के दोनों ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, जिसका होती है दोनों के दोनों न्यूक्लियस दे विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो सेंटर से एक इस पोल पे चला गया, एक इस पोल पे चला गया। अब क्या होगा, जैसे ही पोल पे गया, अब इनमें क्या होगी, सेकेंड माइटोसिस होगी। एक माइटोसिस हो गई, 1 से 2 बने, तो क्या 2 से क्या बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। भी दोनों सेल्स हैं, ये एक सेल जो होगा ये डिवाइड करेगा किसमें, ये 1 से बन जाएंगे 2, ठीक है। इस वाले 1 से भी क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो, इस 1 से बन गए 2, 1 से बन गए 2। सो देखिए टोटल कितने न्यूक्लियस है, 4 न्यूक्लियस। सेल एक ही है अभी भी, 1 सेल 4 न्यूक्लियस, ये 4 न्यूक्लियेटेड कंडीशन है। अब 2 माइटोसिस हो चुके हैं, तीसरा माइटोसिस होगा वही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। यानी अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आप ध्यान से अगर देखो तो देखो ये वाला जो न्यूक्लियस है ये 2 में डिवाइड होगा, ये वाला न्यूक्लियस भी 2 में डिवाइड होगा, इन द सेम वे ये वाला न्यूक्लियस भी 2 में डिवाइड होगा और ये वाला न्यूक्लियस भी 2 में डिवाइड होगा। तो इसलिए एक्चुअली सी ऑन आई साइड 4 आपको न्यूक्लियस इस साइड दिखेंगे, 4 न्यूक्लियस इस साइड दिखेंगे, राइट। तो ये जो आपका थर्ड आपका माइटोसिस है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। 4 न्यूक्लियस ऊपर, 4 न्यूक्लियस नीचे, ठीक है। अब बिकॉज 4 हो गया, नहीं 8, एक न्यूक्लियर कंडीशन, दैट्स लॉट ऑफ क्राउडिंग दैट यू सी हियर, राइट। अब क्या होगा, दिस प्रीटी मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर। क्या होगा, जो न्यूक्लियर है वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, पोल्स पे जो न्यूक्लियर प्रेजेंट है ना, इस वाले पोल से एक न्यूक्लियर सेंटर में आएगी, ठीक है। इस वाले पोल से अगर आप ध्यान दो, इस वाले पोल से एक न्यूक्लियर सेंटर में आएगी और इस वाले पोल से भी एक न्यूक्लियर सेंटर में आएगी। एंड दे लुक समथिंग लाइक दिस। फिर ऊपर है 3 बचे या नीचे हैं 3 बचे, ये दो सेंटर में आ जाएगी। तो प्रीटी मच दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इफ यू सी इन एक्चुअलिटी, ठीक है। अब मैं आपको इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर बताती हूँ, देन वी डिस्कस दिस लेटर, ठीक है। अब मैं लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव द बेटर द 3D डायग्राम विद मी, सो आई मस्ट हैव इट, ठीक है। तो आप ये देखो, ये था आपका एक न्यूक्लियस, 1 से हुआ 2, बोथ ऑफ देम मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये डिवाइड करके 2 में, ये भी डिवाइड करके 2 में, 4 न्यूक्लियेट और फिर ये 2 से बन गए 8। दिस इज द 8 न्यूक्लियेट स्टेट, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, इस 8 न्यूक्लियस स्टेज में से एक जो आपका वो है, यहाँ से एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा, यहाँ से एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा, एंड दे लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। एक एंड को मान लो, एक हैंड वैसे कोई भी एंड को, एक को मान लो चिलेजल एंड, एक है माइक्रोपाइलर एंड। अब चिलेजल एंड की तरफ ये जो 3 सेल्स बचे, अब ये सेल्स क्या करेंगे, अपने अराउंड वॉल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट फॉर्मिंग वॉल्स अराउंड देम सेल्स, ठीक है। तो जो ये अपने अंदर सेल मेम्ब्रेन में फिर उसके अराउंड सेल वॉल ऐसे फॉर्म कर लेंगे। तो आपको ये 3 सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे जो माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ जो 3 सेल्स हैं, ठीक है, दे विल ऑल्सो स्टार्ट फॉर्मिंग वॉल्स अराउंड देमसेल्फ। व्हाट विल दे डू, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग वॉल्स अराउंड देमसेल्फ। गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। तो ये जो है ना बच्चे, ये भी अपने अराउंड क्या बनाने लगेंगे, वॉल्स बनाने लगेंगे। तो यहाँ पे भी 3 सेल्स बन गए, ऊपर भी 3 सेल्स बन गए, नीचे भी 3 सेल्स बन गए। अब हमने दोनों तरफ से जो एक एक न्यूक्लियस को सेंटर में लाया था, ठीक है, यानी ये 2 न्यूक्लियस, इनका क्या होगा, इनके अराउंड कोई वॉल नहीं बनती अभी सोफा, इनके अराउंड कोई वॉल नहीं बनती है, ठीक है। फिर क्या होता है,
ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस अलग प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस अलग प्रेजेंट होता है। कुछ टाइम बाद ये बोलता है यार सब ने वॉल बना ली, कम को तो मैं ही बना ही लेता हूँ अपने अराउंड, ठीक है। तो ये भी अपने अराउंड वॉल बना लेता है। तो इस केस में आप देखो कितने सेल्स हैं, कितने न्यूक्लियस। आप देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 न्यूक्लियस तो 8 हैं, ठीक है। लेकिन सेल्स कितने होंगे, क्योंकि ये वाला जो सबसे बड़ा बीच में सेंटर में सेल नज़र आ रहा है, दिस इज़ द लार्ज सेंट्रल सेल। ये जो देखो इनको जितना जितना थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म चाहिए था, इन्होंने वो ले के अपना सेल्स बना दिया। अब जो भी इतना सारा साइटोप्लाज्म बचा, सारे के सारा सेंट्रल सेल ले लेता है, बोलता है अरे मैं वेस्ट कुछ नहीं बनूंगा, जो ये बचा है मुझे मेरे लिए बांध दो, ठीक है, मैं वेस्ट कुछ भी नहीं बनूंगा। तो दैट्स वेरी मच एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इट लुक्स लाइक, ठीक है। आपको समझ में तो आ गया होगा एटलीस्ट। अब देखो अगर मैं इसकी इमेज ले जाऊँ ना, जिसकी मैं अमाउंट if I can add it. So I'm tired right now, but okay, work is work, it has to be done, it has to be done, and together we're doing it, ठीक है। अरे यार just a moment, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे भाई प्लीज़। ओके, आई हैव ऑल्सो एडेड दिस एनिमेटेड इमेज फॉर रेफरेंस इन केस आपको थोड़ा डायग्राम से समझने में डिफिकल्टी हो। वैसे तो होनी नहीं चाहिए, बट इन केस हो तो आप इवन यू नो थॉट अबाउट दैट, आपको ध्यान से समझना। और एग्जैक्टली इज अ फीमेल गैमेटोफाइट, हाउ डज इट ऑल टेक प्लेस। अब देखो क्या होता है, टूवर्ड्स द चिलेसल एंड आपको ये जो 3 सेल्स नजर आ रहा है, चिलेसल एंड की तरफ जो 3 सेल्स होते हैं, यहाँ पे ना मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। कोई भी चिलेसल एंड ले लो, किसी का भी माइक्रोपाइलर ले लो, आपको पता है चिलेसल वाला जो होता है वो बेस जो टूवर्ड्स द बेस होगा, और जो आपका माइक्रोपाइलर होगा अंतिम टेगमेंट एब्सेंट होंगे। दैट्स हाउ यू रिकॉग्नाइज चिलेसल एंड पे जो 3 सेल्स हैं, द 3 सेल्स टुवर्ड्स द चिलेसल एंड, ठीक है, दे आर एक्चुअली रेफर्ड एज एंटीपोडल। ये जो 3 सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। चिलेसल एंड के राइट ऑपोजिट क्या है आपके पास, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट टुगेदर दीस 3 सेल्स आर रेफर्ड एज एग apparatus। 3 सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड दे आर रेफर्ड एज एग apparatus। सेंटर में अगर आप ध्यान से देखो, सेंटर में आपको बड़ा सा एक लार्ज सेल देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। इतना समझ में आया। या तो कहीं जो पोलर न्यूक्लियस हैं आपस में फ्यूज़ नहीं हो रही है, फ्यूज़ नहीं हो रही है, तो ये भी हैप्लॉइड ये भी हैप्लॉइड, तो इस कंडीशन को n+n वाली कंडीशन बोल देते हैं, दे आर नॉट फ्यूजिंग येट, ठीक है। सो देखो इन 6 न्यूक्लियाई में से, सॉरी इन 8 न्यूक्लियाई में से 6 ने क्या किया, 6 ऑफ देम अंडरवेंट सेल डेवलपमेंट, 6 ने अपने अराउंड वॉल बना ली, ठीक है। फिर यू नो सेंट्रल सेल को भी लगा कि यार एक मिनट मुझे भी शायद ये कर लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये भी तो बचा हुआ साइटोप्लाज्म होता है ना, जो भी पूरे का पूरा उस के पूरा अपने पे ले लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है इसने अपना ले लिया, इसने अपना लिया, इतना सब बच गया, एक काम करो मैं सब ले लेता हूँ, ठीक है। और अपने अराउंड एक वॉल बना लेता है। इसको बोलते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल है, दिस इज एक्चुअली रेफर टू एज व्हाट, दिस इज रेफर टू एज द सेंट्रल सेल, सेकेंडरी सेल भी बोलता है। अब ध्यान से बात करते हैं क्या क्या होता है। अब देखो अगर मैं बात करूँ, लेट्स से मैंने इसको लेबल कर दिया है सी, दिस चिलेसल एंड दिस इज लेबल्ड एज एम, तो माइक्रोपाइलर है। चिलेसल एंड की तरफ जो 3 सेल्स हैं, दिस 3 सेल्स आर एक्चुअली रेफर्ड टू एज व्हाट, दिस 3 सेल्स आर रेफर्ड टू एज एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं बच्चे इन 3 सेल्स को, इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स जो होते हैं बच्चे दे 3 नंबर, कितने होते हैं, 3 होते हैं नंबर में। अगर आप ध्यान से देखो एंटीपोडल्स जो होते हैं 3 होते हैं नंबर में, एंड ऑल 3 ऑफ देम दे आर हैप्लॉइड। एंटीपोडल्स 3 होते हैं नंबर में और तीनों की तीनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद डीजेनरेट हो जाता है, द डीजेनरेट लेटर ऑन, ठीक है, डीजेनरेट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। आई मीन डीजेनरेट कब, जैसे कि मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ ना, तो ऐसे कई टेक्स्ट बुक्स जैसे आपको हाई लेवल्स पे आप पढ़ते हो इनके बारे में, बट एट योर लेवल्स ना भी एंटीपोडल्स का फंक्शन कोई क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता कि क्यों ही बनते हैं। तो बहुत ही एम्बिगुअस है उनका फंक्शन है, कोई ऐसे स्पेसिफिक रोल ही नहीं समझ में आता कि क्या ही कर रहे होते हैं, बस वहाँ पे बस होते हैं, हमें ये तो पता है, ठीक है। थोड़ी बहुत जो मदद करते हैं साइड से वो कर देते हैं, बट एग्जैक्ट इनका फंक्शन क्या है वो अभी नहीं पता है, स्टिल अननोन, ठीक है। तो बाद में जाके डीजेनरेट हो ही जाएंगे जब फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। फिर आता है माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट टुगेदर रेफर्ड टू एज एग apparatus। अब इन एग apparatus इट्स एक्चुअली 3 सेल एंड इट्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। अब इन 3 सेल्स में से भी जो एक सेल है विच इज इन द सेंटर में जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज द एग सेल। और इसकी साइड में जो प्रेजेंट है, दीज आर एक्चुअली रेफर्ड टू एज 2 synergids, राइट। तो सेंटर में बच्चे जो प्रेजेंट है दैट इज द एग सेल, और जो साइड में प्रेजेंट है तो वो क्या है, synergid। सेंटर में एग सेल, साइड में जो प्रेजेंट है दोनों के दोनों वो क्या है, synergid। अब एग सेल की बात करूँ तो है तो सारे के सारे हैप्लॉइड है। एग सेल भी जो होता है हैप्लॉइड होता है, वो ये वही एग है जिससे अल्टीमेटली वो गैमेट्स आके फ्यूज़ करेंगे और यू नो एग और ये मेल गैमेट मिलके यानी एग और स्पर्म मिलके क्या बनेगा, जाइगोट। दिस विल फॉर्म द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यही वाला एग सेल, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ तो साइड में जो बॉडी गार्ड्स प्रेजेंट है, द synergids, राइट। these synergids are also haploid, the entire embryo sac for that instance is haploid, right। तो ये नर्सिंग सेल्स या हेल्पर सेल्स या कोऑपरेटिव सेल्स इन्हें बोल रहा हूँ,
एक तरीके से एग सेल की बड़ी सहायता करते हैं, बड़ी मदद करते हैं देखकर। एग इज़ द क्वीन भाई, क्वीन के जो अपनी पर्सनल सर्वेंट्स होते हैं ना, सो या दे काइंड ऑफ रियली हेल्प द एग सेल। अब मैं अगर बात करूँ तो एग इस सिनर्जिड्स के अंदर आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर एक्चुअली रेफर्ड एज फिलीफॉर्म पैरेटस। फिलीफॉर्म पैरेटस एक्चुअली में आप देखो तो क्या है, सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रिल की थिकनिंग है। फिलीफॉर्म पैरेटस आर नथिंग बट दे आर सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रिल की थिकनिंग, ठीक है, जो एक्चुअली किस में मदद करती है आगे जाके आप देखोगे। दे एक्चुअली रिलीज केमिकल्स व्हिच गाइड द पॉलन ट्यूब टू टेक एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये काइंड ऑफ कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। तो जब पॉलन ट्यूब आता है ना, पहली बार माइक्रोबाइलर एंड से ही आता है, ठीक है, तो ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि एग्जैक्टली देखो ये रहा है, इसके पास तुम्हें जाना है, मतलब ये रहा रानी का कमरा, आपको इस वाले कमरे में जाना है टाइप, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ दैट मेक सेंस। अब आ जाते हैं सेंटर में, हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं। जरा सेंटर में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दे इंडिकेट ओके, जो ये सेंट्रल सेल है इट्स बाई न्यूक्लियर, इसमें 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन के टर्म्स अगर बात करूँ तो ओके, फंक्शन में बात करूँ तो ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, इनसे एक और मेल गैमेट आके जुड़ेगा, तो n+n+n एक्चुअली में 3 एंट्रोप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलेगी, और ये बनाएंगे आगे जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आप प्लांट में सीड में सुनते हैं ना, सीड में एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है। वो एंडोस्पर्म क्या होता है, कोकोनट में हम जो खा रहे होते हैं, द एडिबल पोर्शन ऑफ कोकोनट इज एक्चुअली एंडोस्पर्म दैट वी आर ईटिंग, राइट। सो एंडोस्पर्म एक्चुअली में इन्हीं से सेंट्रल सेल से आगे जाके बनता है। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, ठीक है। तो याद रखना, जो एम्ब्रियो सैक है, विच इज द फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इन साइड में लाइन देख के 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, तो आपको नजर आया न्यूक्लियस तो देखो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 न्यूक्लियस हैं। बट सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियर हैं, इनका एक कॉमन सिंगल सेल है ना ये, तो 3 सेल इधर, 3 सेल माइक्रोबाइलर एंड पे, 3 सेल जो हैं वो चिलेजल एंड पे, ठीक है, और बीच में एक लार्ज सिंगल सेल, तो 6 1 7 सेल, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कम्बिनेशन देखने को मिलती है, ठीक है। या ओके, और उसके बाद जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, एक सिंगल स्पोर से डेवलप हो, डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, ठीक है। तो अब याद रखना, एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए आपको क्या लगे, एक मियोसिस लगी और 3 माइटोसिस लगी, जस्ट कीप मेक अ नोट ऑफ दैट।